हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, पूरे साल हम लोग मेहनत करते हैं, पूरी जान लगाते हैं। आप लोग पूरी मेहनत करते हो, आपके टीचर भी पूरी मेहनत करते हैं। जेईई एडवांस का पेपर कल हो चुका है, तो आइए जरा एक बार नजर डालते हैं कि क्या हमने पढ़ा और क्या हमारे नोट से, क्या हमारे कंटेंट से क्या आया। कितने क्वेश्चंस ऐसे थे जो हम लोग ऑन द बेसिस ऑफ क्लास नोट्स, ऑन द बेसिस ऑफ अंडरस्टैंडिंग विद दैट पर्टिकुलर चैप्टर हम लोग कर सकते थे। ऑन द बेसिकली मैं तो यही कहना चाह रहा हूं कि हम हमेशा बच्चों को इसी बात के लिए मोटिवेट करते हैं कि बेटा सबसे पहले बाहर किसी ज्ञानी चमन सी स्क्वायर की बातों में मत आना। कोई ज्ञानी चमन सी स्क्वायर यूट्यूब पे बकैती झाड़ रहा है तो इसका मतलब समझ जाना वो सिलेक्शन के वैसे ही पार है। पढ़ने वाला बच्चा हमेशा क्लास में साइलेंटली पढ़ता है, खूब मेहनत करता है। अपने टीचर पे ब्लाइंडली फॉलो करना। टीचर जो भी कंटेंट आपको प्रोवाइड कराए उस कंटेंट को सिंसियर तरीके से, बढ़िया तरीके से उसको ब्लाइंडली फॉलो करना। उस पे जितने सवाल टीचर होमवर्क में दे वो क्वेश्चंस आप जो है सारे के सारे होमवर्क आप ट्राई करना। जो भी मॉड्यूल का होमवर्क दिया हो, डीपीपी का दिया हो, कुछ और फॉर्म में दिया हो, पीवाईक्यू दिया हो, जो भी दिया आप उस सारे होमवर्क को ब्लाइंडली ट्राई करो। और अगर आप वो ट्राई करते हो और सही तरीके से, ये नहीं कि क्लास अटेंड कर रहे हो सो गए हो बैठ के, सही तरीके से अगर आप जो है जिस हिसाब से टीचर आपको समझाना चाह रहा है आप वो क्लास अटेंटिव होकर अटेंड करते हो, तो ये है प्रूफ कि आप 120 में से 90 मार्क्स तक ऑन द बेसिस ऑफ क्लास नोट्स इस पेपर में आप अटेंड कर सकते थे। मैं हवा हवा में बात नहीं कर रहा हूं बेटा, ऐसे नहीं कि हवा हवा में आ गया हूं, मैं पूरा प्रूफ लेके आया हूं, यहां पर पूरा प्रूफ लेके आया हूं। काफी सवाल हमारे क्लास के एज इट इज आ गए हैं, वो एज इट इज जो क्लास के आए हैं, थोड़ा बहुत किसी में डाटा चेंज हो गया है, कुछ तो डाटा मैच भी कर गए हैं एज इट इज, लेकिन है वो क्लास नोट्स बेस्ड सवाल जो आप क्लास जिस बच्चे ने सही तरीके से क्लास अटेंड करी है, सारी बातें फॉलो करी है, वो बच्चा स्कोर कर सकता था। 90 मार्क्स तो मैं यहां पे दिखा रहा हूं। जो अच्छे बच्चे होंगे, स्काई इज द लिमिट। मैं जानता हूं कि काफी सारे बच्चे ऐसे भी होते हैं, बहुत मेहनती होते हैं, वो साइलेंटली मेहनत करते हैं, वो क्लास भी अटेंड करते हैं, क्लास नोट्स के क्वेश्चन को बार बार सॉल्व करते हैं, मॉड्यूल भी लगाते हैं, एक बार मॉड्यूल लगा लिया दोबारा लगाते हैं, तिबारा लगाते हैं, अपनी कैलकुलेशन पे भी वर्कआउट करते हैं ताकि उनकी कैलकुलेशन में कोई सिली मिस्टेक्स ना हो। कैलकुलेशन की प्रैक्टिस मैंने प्रयास बैच में पूरी कोशिश की थी कराने की। मॉडर्न फिजिक्स हो गया या जो दूसरा चैप्टर है अल्टरनेटिंग करंट हो गया, इन चैप्टर्स में मैंने काफी कोशिश की थी कि बच्चों की कैलकुलेशन की प्रैक्टिस कराऊं। मैंने कहा करो प्रैक्टिस कैलकुलेशन की, अंडर रूट में कैसे खेलना है, इसके साथ कैसे खेलना है। पेपर कभी भी कैलकुलेटिव आ सकता है। यस, आज का पेपर कैलकुलेटिव जरूर था, लेकिन फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही आसान था मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि 120 में से आप इजिली 90 मार्क्स स्कोर कर सकते थे, कर सकते हो। वो आपको देखेगा इस वीडियो देखने के बाद। बस जो मैथमेटिक्स है उसमें मैं कुछ नहीं बोल सकता, क्योंकि कैलकुलेशन अगर आप नहीं कर पा रहे हो तो इसमें फिजिक्स के मास्टर की गलती नहीं है, मैथ्स के मास्टर की भी गलती नहीं है। वो आपकी गलती है कि आप अपनी कैलकुलेशन पर आपने क्यों नहीं काम किया। लेकिन जो सवाल क्लास में करा दिए गए, क्लास को डिस्कस करके, हम क्लास में उनसे डिस्कस करके निकल गए, देख ऐसा हो जाएगा तो ये पूछ सकता है, ऐसा हो जाएगा तो ये पूछ सकता है, और वो बातें अगर आप ध्यान से सुनते हो विद क्लास नोट्स के क्वेश्चन के साथ, तो आप 90 मार्क्स इजिली स्कोर कर सकते थे। वो आपको इस वीडियो में दिखेगा। और यस, ये एक बहुत ही बड़ा, समझ जाओ, जवाब है उन बच्चों के लिए जो बकैती झाड़ते हैं यूट्यूब पे, जो पीडब्ल्यू के कंटेंट पे डाउट करते हैं, जो किसी के बहकावे में आके इधर उधर की बातें करना शुरू कर देते हैं, जो जेईई एडवांस के टफ क्वेश्चन को ही जेईई एडवांस समझते हैं। उनको ऐसा लगता है कि केवल टफ मास्टर ने टफ सवाल 15-20 करा दिए जो उसकी समझ में तो आ नहीं रहे हैं, बस वो रट्टा मार के बैठ गया है कि ये टफ सवाल ऐसे होगा, ये टफ सवाल ऐसे होगा, बस केवल रट लिया है उसने दैट पर्टिकुलर सवाल। उसमें अगर डाटा भी चेंज हो जाएगा तो बच्चा वो सवाल नहीं कर पाएगा, और वो केवल 19-30% 40% पे हीरो बनने, 30% 35% में हीरो बनने की कोशिश करेगा कि भैया यही एडवांस है। और बाकी जो 70% है, जो क्लास नोट बेस्ड होते हैं, जो सिंपल क्वेश्चन होते हैं, जो एवरेज सवाल होते हैं, उस पर वो बिल्कुल फोकस नहीं करेगा। और अगर मास्टर वो पढ़ाएगा बेसिक से तो वो पढ़ाने भी नहीं देगा उसको। ठीक है, क्लास में मास्टर पढ़ा रहा होगा तो स्पैमिंग करे, ये क्या पढ़ा रहे हो, ये क्या पढ़ा रहे हो, ये थोड़ी ना आता जी एडवांस में। ये साक्षात प्रूफ है कि क्लास में कराए हुए एक एक छोटे छोटे फंडामेंटल सवाल, कि अगर मैं छोटे छोटे बेसिक फंडामेंटल सवाल भी करा रहा हूं तो वो भी आपके जो है एज इट इज जेईई एडवांस के पेपर में आए हैं। टीचर में बेटा और आप में फर्क तो होगा, और वो फर्क रहेगा। मैं उन बच्चों को बोलना चाहूंगा, आप में और टीचर में फर्क तो है, और फर्क हमेशा रहेगा। अभी आपने जेईई एडवांस दिया कहां है, एक ही तो पेपर दिया है। टीचर ना जाने कितने सालों से कितने सारे बच्चों का सिलेक्शन करवा रहा है। एग्जामिनेशन की साइकोलॉजी सबसे बेटर टीचर समझता है, ना कि स्टूडेंट। इसलिए आज के बाद सारे बच्चों को मैं ये गुजारिश करूंगा, उन सारे बच्चों को मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप जेईई में सिलेक्शन लेना चाहते हो तो अपने टीचर को ब्लाइंडली फॉलो करो। मैं चीज में आपको बता दूं बेटा कि यहां पर मैं पूरा पेपर डिस्कस नहीं कर रहा हूं, पहले ही मैं आपको बता देता हूं, इसलिए आप नीचे कमेंट बॉक्स में प्लीज मत टाइप कीजिएगा सर ने पूरा पेपर डिस्कस नहीं किया, सर ने लास्ट तक सॉल्व करके नहीं दिया, बस वो फॉर्मूला बता
के निकल गए हैं। पूरा पेपर डिस्कस में अलग से करूंगा, उसकी एक प्रॉपर अलग वीडियो बनाऊंगा। वहां मेरा जो मेरा मेन मोटिव होगा वो होगा कि मुझे पूरा पेपर डिस्कस करना है, टिल द लास्ट आंसर निकाल के देना है, उसकी मैं अलग वीडियो बनाऊंगा। ये वीडियो मैं बना रहा हूं स्पेशली हमारे प्यारे नन्हे मुन्ने बैच के, लक्ष्य बैच के और प्रयास बैच के बच्चों के लिए कि देखो बेटा, अगर अपने टीचर को ब्लाइंडली फॉलो करोगे, टीचर के क्लास नोट्स को ब्लाइंडली फॉलो करोगे, तो इसी प्रकार 90 मार्क्स तक आप अगले साल भी अटेम्प्ट कर सकते हो। देयर विल बी सो मेनी क्वेश्चन जो एज इट इज आपको क्लास नोट से होते हुए दिखेंगे, सो मेनी क्वेश्चन जो थोड़ा सा चेंज होते दिखेंगे। तो इस वीडियो में हम केवल यह देखेंगे कि कैसे हमने कब क्या पढ़ा था, कैसे पढ़ा था, बात समझ में, कौन सा आर्टिकल हमने कहां पढ़ा था, कब पढ़ा था, कैसे पढ़ा था, किस जगह पढ़ा था, और वो जब एग्जाम में आया तो कैसे आया, क्या एज इट इज आया, कुछ सवाल एज इट इज भी आए या कुछ थोड़ा सा चेंज होकर आया, कैसे चेंज होकर आया, उस कंसेप्ट को हमने वहां पे कैसे डील किया था, कब मैंने क्या बोला था, कब मैंने कौन सा सवाल कराया था जिससे मिलता जुलता सवाल या जिसके जैसा एज इट इज सवाल हमारा जे एडवांस में आ गया है। तो बेसिकली हमारा जो वीडियो है वो इसी पर बेस्ड है, मैं पहले क्लियर कर देता हूं, इसी बात पर बेस्ड है। क्लियर है भाई साहब? तो ये बेसिकली उन बच्चों के लिए जो बच्चे इस साल प्रयास में हैं, लक्ष्य में हैं, जो बच्चे अगले साल जी एडवांस देने जा रहे हैं, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट। आप पूरी वीडियो को टिल द लास्ट देखिएगा ताकि आपको आपके टीचर पे, आपके सिस्टम पे, पीडब्ल्यू प्लेटफॉर्म पे एक भरोसा हो सके कि आप बिल्कुल सही जगह पर हो, और आप एक बार यह भी देख सकें कि आपके अंदर क्या कमी है और उस कमी को क्या फॉलो करना, उस कमी में कैसे सुधार करना है, या जो आपको जो होमवर्क दिया जा रहा है, जो पीवाईक्यू के डिस्कशन किए जा रहे हैं, वहीं से निकल के आता है। अगर आपने उतना कर लिया तो आप 70% बहुत इजीली कर लोगे। यहां पर इस वीडियो में आप देखिएगा कि आप 8, मैं तो 90 तक दिखाऊंगा, कुछ बच्चे 80 करें, कुछ बच्चे किसी ने 90 में से 60 भी कर लिया ना दोस्त, ठीक है, तो भी उसकी रैंक 5 जो है आप समझ जाओ, तो भी उसकी रैंक जो है 1100-1200 के आसपास रैंक आ जाएगी। तो इसका मतलब तीनों में अगर वही रेशियो ले लो तो 180 का मतलब आप समझो, 180 का मतलब हो गया तकरीबन 1200 के आसपास रैंक आ जाएगी उसकी। और कोई बच्चा अगर क्लास का बिल्कुल सिंसियर है, ऐसे इंटेलिजेंट बच्चे भी होंगे, मुझे पूरा भरोसा है हमारे बैच में, जिन्होंने पूरी क्लास अटेंड करी होगी बढ़िया तरीके से, सारे होमवर्क बढ़िया तरीके से फॉलो किए होंगे और लास्ट तक साइलेंटली मेहनत करते रहे होंगे और इतने मार्क्स उन्होंने निकाले होंगे, 90 उन्होंने यहां से निकाल लिए। और सपोज आई विश कि 90 केमिस्ट्री मैथ्स में भी अगर उन्होंने निकाल लिए किसी प्रकार से, तो उनकी रेंज 270 तक चली आएगी। किसी बच्चे की मैथ्स फिजिक्स अच्छी है तो मैथ्स और केमिस्ट्री भी अच्छी होती है, तो 270 तक अगर कोई बच्चा पहुंच गया तो उसकी रैंक भाई ऑल इंडिया रैंक 100 के आसपास उसकी रैंक आ जाएगी। तो दिस इज द पावर ऑफ पीडब्ल्यू। बात समझ में आ रही है? आपको क्लास में जो कराया है ऑलमोस्ट वही सवाल, उससे मिलते जुलते सवाल, ये डाटा चेंज करते सवाल, ये थोड़ी सी कैलकुलेशन मिक्स करते हुए सवाल आपको जी एडवांस में देखने के लिए मिलेंगे। इस साल भी यही हुआ है, पिछले साल भी यही हुआ था, नेक्स्ट ईयर भी यही होगा, देख लीजिएगा। तो चलो देखते हैं भाई साहब, इस वीडियो को देखते हैं हमने क्या पढ़ा था और क्या आया। और आज तो भैया लेवल सबके निकलेंगे, सबके लेवल निकलेंगे। चल देख जरा जल्दी से। तो चलो फिर देखते हैं कैसे हम लोग क्लास नोट्स के बेसिस पर, क्लास कंटेंट के बेसिस पे 90 मार्क्स तक हम लोग इस जे एडवांस के पेपर में हम लोग स्कोर कर सकते थे। और जैसे कि मैंने हमेशा आपको बोला है, एग्जामिनेशन से जाने से पहले एक दिन मैंने वीडियो बनाई थी, उस पर भी मैंने आपको बोला था कि सबसे पहले आप वही सवाल कीजिएगा जो सवाल आपके देखे हुए आए हैं, जो सवाल आपके करे हुए आए हैं। ये बात जब मैं उस वक्त बोल रहा था तो शायद किसी बच्चे को भरोसा ना हो रहा हो, बोले यार क्लास में कराए हुए सवाल कैसे आ सकते हैं, ये मास्टर तो ऐसे ही बोल रहा है। लेकिन बिलीव मी, ये हम लोग अभी देखने वाले हैं इस पूरे सेशन में कि कैसे क्लास नोट से मिलते जुलते, क्लास नोट जैसे ऑलमोस्ट सवाल जो है आपको यहां पर देखने के लिए मिले हैं। बस इसमें करना ये होता है मेरे भाई, जैसे मैंने आपको टेस्ट से पहले बोला था कि बस पहले वही सवाल ट्राई करें जो आपके देखे हुए आए। जिस सवाल में थोड़ा भी दिमाग लगाना है, थोड़ा सा भी कैलकुलेशन, थोड़ी सी आपको लग रहा है कि यार लंबी चौड़ी है, जो आउट ऑफ द रीच जा रहा है, आप उसको बाद में करिए। तो चलो शुरू करते हैं भाई। मैं इस पेपर का डिटेल सॉल्यूशन की एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, मैं पहले क्लियर कर देता हूं, इसलिए ये वाली वीडियो थोड़ी शॉर्ट में रहेगी। और उस डिटेल सॉल्यूशन में ईच एंड एवरी क्वेश्चन को हम डिटेल में जाकर डिस्कस करेंगे बढ़िया तरीके से। तो शुरू करते हैं भाई साहब। जैसे पहला सवाल, ये क्वेश्चन था 3 मार्क्स का, मैंने यहाँ पे स्क्रीनशॉट लगा दिया है। सेम एज इट इज सवाल क्लास नोट्स का कराया हुआ आया है, डिक्टो एज इट इज आया है। बस अंतर इतना था, फ्लो में मैंने लिखा था भाई साहब f बराबर -10x + 20, और एसएचएम के बारे में दुनिया भर की सारी बातें हम लोगों ने निकाली थी। ऑल दो क्वेश्चन इज वेरी इजी, लेकिन अगर आपके एग्जामिनेशन में क्लास में करा हुआ सवाल आ जाए तो कॉन्फिडेंस लेवल काफी बूस्टअप हो जाता है। पेपर 1 का क्वेश्चन था, आप चेक कर सकते हो। इस सवाल में सेम वही डाटा है, हमने ऐसा नहीं कि एक चीज निकाल के छोड़ दी थी। क्लास में हमने सब कुछ निकाला था कि भाई साहब एम्पलीट्यूड कितना होगा, एसएचएम की इक्वेशन क्या होगी, किसी टाइम पर वेलोसिटी क्या होगी, किस टाइम पर एक्सीलरेशन क्या होगा, ये सब यहां पे लिखा हुआ है। किस टाइम पर मोमेंटम क्या होगा, ये सारी बातें हम लोगों ने वहां पे डिस्कस करी थी। इतना ही तो अंतर है, वहां पे -20x + 10 था, हमने -10x + 20 ले लिया। बाकी सारी चीजें हमारी बिल्कुल क्लास नोट जैसी थी। इस सवाल को अगर जल्दी से आप सॉल्व करना चाहे तो कर भी सकते हैं। इसने बोला भाई साहब पार्टिकल जो है रेस्ट पर x = 1 पर, मान के चलो x = 1 पे ये है, और यहां पर पार्टिकल की वेलोसिटी 0 है क्योंकि उसने गिवन कर दिया है
है और उसने बोला है कि सर फोर्स ये है, दैट मीन जहां पर फोर्स 0 होगा वो आपकी मीन पोजीशन हो जाएगी। आप इसको जैसे ही 0 के बराबर करोगे एक्स की वैल्यू हाफ निकल के आ जाएगी, तो एक्स बराबर हाफ निकल के यहां पे आ चुका है और ये आपकी आ गई है मेरे भाई मीन पोजीशन। इसका मतलब मीन पोजीशन के अबाउट पार्टिकल ऐसे 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 क्या करेगा, एसएचएम करेगा। और उसके बाद सर टी बराबर 0 पर पार्टिकल कहां पर है, टी बराबर 0 पार्टिकल एक्सट्रीम पोजीशन पर है और अगर एक्सट्रीम पोजीशन पर है जिसका फाई की वैल्यू 90 डिग्री हो जाएगी। दैट मींस एसएचएम की इक्वेशन आप लिख सकते हो एक्स इक्वल टू sin ओमेगा टी प्लस 90 डिग्री। इससे ज्यादा डिटेल में अगर चाहिए तो जब मैं डिटेल वीडियो बनाऊंगा तब आप वाली वीडियो देखिएगा, लेकिन ये सवाल आपके क्लास का आया हुआ सवाल है। मेरे को लग रहा है 3 में 3 मार्क्स आपके यहां पर डेफिनेटली आप यहां पर स्कोर कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, उससे पहले ये थोड़े से मोमेंट है, ये भी हम लोग प्ले कर लेते हैं। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर ये रहा, ये सवाल भी क्लास नोट्स का आया है, एज इट इज क्लास नोट्स का सवाल आया है। सवाल में ये रहा प्रूफ, हम लोगों ने इस प्रकार के ढेर सारे सवाल किए थे, कोई ऐसा नहीं कि 1-2 सवाल किए हो। प्रयास बैच में भर भर के सवाल किए थे हम लोगों ने इस पे। इसके लिए इसका आगे थोड़ा मैंने यहां पर भी बना रखा है, आप देखिएगा यहां पर क्या बोले सर, यहां पे साफ साफ दे रखा था, मैंने एक छोटा सा एग्जाम्पल लिया था ये वाला, ये R1 है और ये R2 है, यहां बस उसने R1 R2 की वैल्यू चेंज कर दी, बस खत्म कहानी। और ये R3 है। हमने जो क्वेश्चन डिस्कस किया था वो तो इससे भी मुश्किल था, वो तो इससे भी मुश्किल था। ये वाला तो इससे भी आसान हो गया। पहला बोले सर ये वाली डिस्टेंस उसने 0 कर दी, ठीक, ये और आसान हो गया। दूसरा सर नीचे वाले की जो रेडियस थी वो उसने इंफिनिटी कर दी, इसका मतलब सवाल और आसान हो गया। तो हमने तो इससे मुश्किल सवाल किया था कि भाई ऑब्जेक्ट पर इमेज बन रही है तो बताओ कहां पे रखें कि ऑब्जेक्ट पर इमेज बन जाए। इनफैक्ट हम तो उसके डिटेल में भी गए थे कि कभी कभी अगर ये कन्वेक्स मिरर होता है और ये कनकेव मिरर होता है तो 2 केसेस ऐसे हुआ करते थे जिसमें ऑब्जेक्ट पर इमेज बना करती थी। जिन बच्चों ने क्लास अटेंड करी है वो सारी बात समझ गए होंगे। फिर मैंने बोला दूसरा केस तो रेयरली पूछा जाएगा, मैक्सिमम आंसर आपके पहले केस से आ जाएंगे। तो बस आपका क्वेश्चन यही था और ये रहे इसके बाकी क्वेश्चंस कि सर उसने यहां पे प्लेन मिरर लगा दिया है और उसने बोला ऑब्जेक्ट पर ही इमेज बननी चाहिए। दैट मींस क्वेश्चन का सॉल्यूशन मेरे भाई बस इतना सा था कि सर ये हो गया है μ1, ये हो गया है μ2 और ये हो गया है μ3 और यहां पर उसने लगा दिया है प्लेन मिरर। दैट मींस अगर ऑब्जेक्ट पर इमेज गिरनी चाहिए, अगर ऑब्जेक्ट पर इमेज बनानी है तो इसका मतलब मिरर पर जो इमेज गिरे वो 90 डिग्री पे गिरे, परपेंडिकुलरली गिरे। अगर परपेंडिकुलरली गिरेगी आपका काम हो गया। दैट मींस इस क्वेश्चन में अगर अपन ध्यान से देखें तो बस इतना ही है, देख इतना ही है सवाल में, इतना। ये यहां पर ऑब्जेक्ट है तो इसके लिए मैंने क्लास में कई बार बच्चों को बोला था कि भाई ये फॉर्मूला याद रख लो, याद रख लो, याद रख लो, याद भी करवाया था। कौन सा फॉर्मूला था, बोले μ1 μ2 μ3 अगर 3 सेपरेटिंग मीडियम होते हैं और R1 R2 2 रेडियस होती है तो फाइनल इमेज जो बनती थी उसका फॉर्मूला आता था, क्या आता था मेरे भाई, x3/b माइनस x1/, आप समझ रहे हो ना, ठीक। अब जिन बच्चों ने नहीं पढ़ा वो नहीं समझ रहे होंगे, मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, μ3/b माइनस b1/u इक्वल टू μ3 माइनस μ2/r2 प्लस μ2 माइनस b1/r1। इस पे खूब सारे भर भर के सवाल कराए थे भाई साहब क्लास में हम लोगों ने। बस यही हो गया है। बोले सर ऑब्जेक्ट से जब रेस यहां से निकली होंगी तो आप चाहते हो उसमें परपेंडिकुलरली टकराए, इसका मतलब फाइनल इमेज इंफिनिटी पर बन जाए, तो आप बोलोगे सर ये हो गया μ1, ये हो गया μ2 और ये हो गया μ3। आप सीधा बोलोगे सर μ3/v फाइनल इमेज इंफिनिटी बननी चाहिए माइनस μ1/u, u की वैल्यू कितनी है सर, u की वैल्यू ही वो जानना चाह रहा था, मान लो ये हाइट h है, बराबर μ3 माइनस μ2 अपॉन r प्लस r विद साइन रखना पड़ेगा आपको, प्लस μ2 माइनस μ1। क्योंकि ये प्लेन दे दिया तो सवाल और आसान हो गया, और आसान हो गया इसका मतलब इसकी वैल्यू इन्फिनिटी हो गई। मतलब एक सिंपल सा स्टेटमेंट आपके सामने आया है कि आपको बस μ1 μ2 μ3 की वैल्यू पुट करनी है इस सवाल में। अब भैया देख लो क्या क्या कहना चाह रहा है उसने बोला है कि सर एक का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.6 है, ठीक है भाई साहब, और उसने बोला है QPR। आई थिंक इसके बाद बस सवाल में कोई दम नहीं बचा है, सवाल में बस वैल्यू पुट करनी है। मैं यहां पर टाइम बचाने के लिए बस वैल्यू पुट कर देता हूं और फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाँ, ये मैंने वैल्यू पुट कर दिया, बस आपको चुपचाप इसकी वैल्यू को यहां पर पुट करना है। सर ये बन जाएगा 0 माइनस μ1 की वैल्यू दे रखी है 1 क्योंकि यहां पर हवा है, बटे h इक्वल टू μ3 है आपका 1.6 माइनस μ2 दैट मींस म्यू अपॉन इसकी जो भी रेडियस है
और ये हो गया तुम्हारा 0। बस आपके सामने ये एक छोटा सा फंक्शन आ गया है। इसको सिंप्लीफाई करके माइनस उधर सेट करके आप ये भी लिख सकते हो कि 1/h बराबर म्यू माइनस 1.6 अपॉन आर। ये उल्टा करेंगे तो h बराबर लिख सकते हो r अपॉन म्यू माइनस 1.6। खैर इतना जाने की जरूरत नहीं है। इसके बाद उसने यहां पर म्यू और h की जो वैल्यूज यहां पर दे रखी है, मैंने n को म्यू मान लिया क्योंकि जवान पे म्यू अच्छे से याद होता है, ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब उसके बाद आपको बस यहां पे चारों में से 4 ऑप्शन दिए थे, आपको चुपचाप यहां पे वैल्यू पुट करनी थी। वैल्यू पुट करके आपको चेक करना था कौन कौन से ऑप्शन मैच कर रहे हैं। प्यारी सी कैलकुलेशन है, आराम से कैंसिल आउट हो जाता है। 4 नंबर तेरे ये भी फुकट के हो गए हैं। और इसमें सारा कंसेप्ट हमने क्लास में डिस्कस किया था कि अगर प्लेन मिरर होगा तो परपेंडिकुलरली टकराना है। देखो ये सवाल भी यहीं पर आपको एक बार और दिख गया कि इसने बस इस सवाल में डी की वैल्यू को 0 कर दिया है, तो ये वाला सवाल बनकर तैयार हो गया। और R1 R2 के साथ जो मैंने R1 R2 दिया है उसने उल्टा करके मतलब प्लस माइनस का साइन खेल दिया, बस खत्म। क्योंकि हमने बहुत सारे सवाल किए, इसलिए जिस बच्चे ने क्लास सिंसियरली अटेंड की वो सवाल को बहुत आराम से कर सकता है। थोड़ा सा पुराने मोमेंट भी हो जाए क्लास के। मजे ले रहे थे हम लोग बेसिकली सवालों से, तो वही सवाल एक तरीके से आ गए। हाँ ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला, ये 4 सवाल आपके पक्के हो गए। नेक्स्ट सवाल ये रहा डॉपलर इफेक्ट का। मैंने डॉपलर इफेक्ट बताया था, बच्चों को बोला था कि बेटा जो सवाल मैक्सिमम बनते हैं साउंड से वो डॉपलर इफेक्ट से ही बनते हैं। कहां गया भैया, ये रहा। कैलकुलेशन मिस्टेक। अब ये सवाल आई विश आप लोगों ने ट्राई भी किया होगा, लेकिन मैंने हमेशा जब क्लास में ये वाला आर्टिकल कराया, मैंने हमेशा बच्चों को बोला था कि बेटा अपना जो है कैलकुलेशन पे विशेष ध्यान दीजिएगा। यहां पे सवाल अगर गलत हो सकता है तो कैलकुलेशन से हो सकता है। 100 में से कम 50 से 60% बच्चों को लगेगा कि वो ये सवाल कर लेंगे, लेकिन कैलकुलेशन में कहीं ना कहीं मिस्टेक हो जाती है। इसलिए भैया हमने तो प्रैक्टिस कराई क्लास में, बच्चों को पहले अवेयर कर दिया भैया आप प्रैक्टिस करो। सवाल ये आसान ही है और आप देखो बिल्कुल बेसिक से मैंने यहां पर उठाया, बिल्कुल बेसिक से। इसने बोला कि भाई 2 सोर्स है, सोर्स और ऑब्जेक्ट दोनों करीब आ रहे हैं तो अपर एंड फ्रीक्वेंसी उसने दे रखी है कुछ कुछ, और दूसरी बात दोनों दूर जा रहे हैं तो उसने पूछ लिया अपर एंड फ्रीक्वेंसी बता दो। सिंपल फॉर्मूला बेस्ड सवाल है। यहां से बिल्कुल बेसिक से हम लोगों ने उठाया था भाई साहब कि भाई एक पार्टिकल लेफ्ट पर है, दूसरा उसकी तरफ आ रहा है सोर्स, फिर क्या हो गया अपर एंड फ्रीक्वेंसी। इस बार सोर्स दूर जा रहा है, फिर सोर्स रुक गया, पार्टिकल उधर जा रहा है, फिर सोर्स रुक गया, पार्टिकल करीब आ रहा है, फिर दोनों आगे की तरफ जा रहे हैं और फिर दोनों एक दूसरे से दूर जा रहे हैं। मतलब आप समझ जाओ ये यही वाले केस ही उसने यहां पर बनाकर दे दिया है। सेम फॉर्मूला डिक्टो एकदम, आपको बस चुपचाप वैल्यू पुट करनी है। और यही सवाल आप चेक कर सकते हो यहां पर भी कि भाई साहब यहां पर भी कि भैया दोनों अगर दूर दूर जा रहे हैं तो एफएफआरएन कैसे निकलेगी, करीब आ रहे हैं तो एफएफआरएन कैसे निकलेगी। अक्सर मेरी आदत होती है कि मैं बेसिक से उठाता हूं बच्चों को कि भैया आप बेसिक फंडामेंटल क्लियर कर लो। खैर ये सवाल बहुत ही आसान था, मुझे उम्मीद नहीं थी कि ये सवाल एडवांस में आ सकता था। मुझे तो लग रहा था कि एडवांस के सवाल अच्छे तो तब बनते हैं कि जब किसी एंगल वेंगल पे खेल दिया जाए या कुछ लैंग्वेज थोड़ी सी टफ बना के दे दी जाए। अब ये मेंस का सवाल है, अब आगे तो क्या करें, लेकिन आया तो क्लास सही है भाई, तो मैं तो उसको काउंट करूंगा 4 में 4 मार्क्स। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अगला एक और सवाल आ गया था पोलरॉइड का सवाल। ठीक, ये लास्ट में मैंने ये चैप्टर जो हम लोग कवर करते हैं जिसका नाम है वेव ऑप्टिक्स, उसमें पोलरॉइड से मैंने उस टाइम पे बोला था कि यहां पर क्या क्या गलती हो सकती है, वो भी मैंने बच्चों को बोला था। और जिन बच्चों ने उस गलती के अच्छे तरीके से फॉलो किया होगा आओ एक बार जरा इस सवाल को देख लेते हैं ताकि आपको आइडिया लग जाए क्या इस सवाल में था। उसने बोला भाई साहब पॉइंट सोर्स है। मैंने कहा ठीक है भाई साहब पॉइंट सोर्स है, पॉइंट सोर्स है तो इंटेंसिटी 1/r² के प्रोपोर्शनल होगी। ठीक है भाई साहब, इसका मतलब जैसे जैसे आप दूर जाओगे वैसे वैसे इंटेंसिटी कम होती जाएगी। ठीक है भाई साहब, आगे बढ़ते हैं। ये आपका सोर्स हो गया एस, ठीक है ओके। नेक्स्ट अगला टर्म, बोले सर अगर बात करें हम लोग तो सवाल में उसने दे रखा है, बोले क्या दे रखा है, उसने बोला है कि चारों डायरेक्शन में जो है हमारी जो लाइट जा रही है 2 पॉइंट्स ए एंड बी सच दैट आई अपॉन आई वी बराबर रेशियो दे रखा है उसने 2। इसका मतलब अगर ये पॉइंट में ए मान लूं और ये पॉइंट बी मान लूं, यहां इंटेंसिटी अगर आई नॉट है तो यहां पर इंटेंसिटी आई नॉट बाई 2 है, ऐसा उसने गिवन कर दिया है। ठीक है भाई साहब, अच्छी बात है। अब उसने बोला 2 पोलराइड ले लिए हैं और उनके बीच का जो एंगल है 45 डिग्री है बिटवीन दियर एक्स। ओके, मतलब बी से पहले उसने 2 पोलराइड रख दिए और दोनों के बीच का जो एंगल है 45 डिग्री है, दोनों एक्सिस, उसके दोनों के जो एक्सिस है। दैट मींस सवाल बिल्कुल ऐसा ही है जैसे मैंने क्लास में कराया था, बस मैंने क्लास में 30 डिग्री एंगल लिया था।
इसने 45 डिग्री दे दिया, बस इतना सा अंतर है। तो आप सवाल में तो बड़े मजे से बोलोगे, बोले सर सवाल में तो कोई दम ही नहीं है। बोले सर यहाँ पे सोर्स है, यहाँ से कुछ 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 निकली होगी लाइट। मैंने कहा ठीक। ए पर पहुंची, इंटेंसिटी आई नोट, ठीक है भाई साहब। अब उसने क्या किया, जब बी पर पहुंची है, आप इसको ओरली भी कर सकते हैं, तो बी पर इंटेंसिटी आई नोट थी, मतलब जब आप पोलरॉइड नहीं रख रहे थे तब उस जगह पर पहुंची हुई इंटेंसिटी आई नोट बाई 2 थी, ठीक है भाई साहब, आई नोट बाई 2 थी। अब जब पहला पोलरॉइड रखोगे तो उसके बाद इंटेंसिटी कितनी निकलेगी सर, आई नोट बाई 2 कॉस स्क्वायर 45 डिग्री, ये गिरेगी दूसरे पोलरॉइड पर। दूसरा पोलरॉइड क्या करेगा, इस इंटेंसिटी को और कॉस स्क्वायर थीटा टाइम्स कर देगा। आई होप आप समझ गए होंगे लॉ ऑफ मोलस, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले वीडियो से भी एक्सप्लेन किया था कि लॉ ऑफ मोलस कहता है आई बराबर आई नॉट कॉस स्क्वायर थीटा। तो उसमें जो आई नॉट होता है वो पोलरॉइड पर गिरने वाली लाइट होती है, ठीक। अगर आप ये आई नॉट लिख के कर दोगे तो सवाल गलत हो जाएगा भाई साहब। तो इस चीज पे मैंने क्लास पे भी पूरा फोकस किया था, क्लास पे मैंने बताया था, जो कि आपने वीडियो से देखा है। तो पहले पोलरॉइड के बाद इतनी निकलेगी, तो यही गिरेगी दूसरे पोलरॉइड पर, दूसरे पोलरॉइड के लिए यही आई नोट बन जाएगी। दैट मींस cos स्क्वायर इंटू 45, दिस विल बी योर आंसर। सॉल्व करेंगे, यहां से निकल कर आ जाएगा आई नोट बाई 8। मेरे हिसाब से 4 नंबर फोकट के थे, आसान सवाल थे, एक एक कंसेप्ट हमने यहां पर कवर किया था। नेक्स्ट अगला सवाल। मैं बोल बोल के थक गया क्लास में कि भाई सबसे पहले थर्मोडायनेमिक्स में आप कुछ चीज कवर करो, तो आप कवर करो ग्राफ 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 ग्राफ, क्योंकि ग्राफ ही ऐसी चीज है पूरे थर्मोडायनेमिक्स की आपको पूरी फील दिला देगी, सारे फॉर्मूले लगाना सब कुछ। इतने प्रैक्टिस मैंने ग्राफ की कराई थी क्लास में, कुछ बच्चे सोचते भी हैं सर आप ग्राफ की प्रैक्टिस क्यों करा, क्योंकि मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन आने की जो होती है वो ग्राफ से ही होती है। ऑल्दो क्लास में हमने सारी चीजें कवर करी है, ग्राफ के अलावा भी बहुत सारी चीजें कवर करी है, लेकिन ये सवाल जो है हमारे क्लास नोट्स का ही है, और ये हमने यहां पर रहा भाई साहब, ध्यान से देख लो भैया, इस पे भी है, बस अंतर इतना सा है, ये भी पी ये भी टी, टी नॉट 3 नॉट, भैया डाटा भी मैच कर रहा है, 100 केल्विन 300 केल्विन, ऑलमोस्ट डाटा मैच कर रहा है। बस हाँ, हमने एक ट्रायंगल के लिए बोला और इसने बेसिकली एक जो है स्क्वायर शेप या रेक्टेंगल शेप के लिए पूछ लिया। बात वही है, सेम एज इट इज सवाल है। जिस बच्चे ने थर्मोडायनेमिक्स पढ़ा होगा वो हंसते हंसते सवाल करके आया होगा, और मैंने यहां पे लिखा भी था मैंने यहां पे लिखा भी था कि भाई साहब ये जे एडवांस के लिए सवाल आप इसके लिए तैयार कर सकते हैं, और भाई साहब वही सेम सवाल एज इट इज, सॉरी यहां नहीं, सॉरी वही सेम सवाल एज इट इज आपको यहां पे देखने के लिए मिल गया है। सवाल में कोई दम नहीं है, सिंपल फॉर्मूला ओरिएंटेड सवाल है, बस आप कैलकुलेशन मिस्टेक ना करें। 4 नंबर आपका ये, 3 नंबर आपके यहां से भी आ चुके हैं। अगला ये, इस सवाल से तो बहुत ज्यादा मेमोरी मेरी जुड़ी हुई है। प्रयास बैच में जब ये सवाल करा रहा था मैंने एक सवाल कराया, बच्चों ने गलत किया, दूसरा कराया, कुछ बच्चों ने सही किया, तीसरा कराया, फिर भी ठीक नहीं किया। तो मैंने फिर बोला, मैंने कहा जब तक तुम लोग सही नहीं करोगे सवाल, ये प्लेट वाला सवाल है, ये प्लेट वाला सवाल है, इसका डिस्कशन हम करेंगे बिल्कुल, जो डिस्कशन वीडियो आएगा उसमें मैं प्रॉपर डिस्कस करूंगा। बस आप अभी देखो कि सवाल हमने क्लास में कैसे किया, यहां कैसे आया कि 4 प्लेट है, कभी कह रहा है इसको इससे कनेक्ट कर दिया, इन दोनों के बीच में निकाल लो कितना होगा सी इक्विवेलेंट, कभी कह रहा है इसको इससे कनेक्ट कर दिया, इन दोनों के बीच में निकाल लो सी इक्विवेलेंट। आप देखो ये है हमारी क्लास की वीडियो। अगर आवाज क्लियर नहीं आई तो मैं बता दूं, मैं बोल रहा था कि जब तक तुम ये सवाल सही नहीं करोगे तब तक मैं सवाल करवाता रहूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि ये सवाल एग्जामिनेशन में आना है। ऑल्दो हमें पता है का मतलब ये नहीं है कि हमें पता है, हम अंदाजा लगा सकते हैं, क्योंकि प्लेट्स वाले सवाल जेईई एडवांस में बहुत लंबे टाइम से पूछे नहीं गए। तो जब हम लोग पढ़ा रहे होते तो हमको लगता है, उस टाइम पे आभास हो जाता है थोड़ा थोड़ा, बोले हाँ यार लंबे टाइम तक नहीं पूछा गया है, रिपीटेडली एक ही पैटर्न पे सवाल पूछे जा रहे थे कैपेसिटर पे कि हीट लॉस निकालो, ये सारी चीजें। तो मुझे आभास हुआ, मैंने कहा चलो ठीक है यार इसको क्लास में कराते हैं, और जब तक, और उसके बाद एक वीडियो और है, ये मैं कराता रहा जब तक सारे बच्चों ने सवाल को ठीक से नहीं किया। जब तक तू सही नहीं करेगा तब तक मैं कराता रहूंगा ये उसके अलावा कुछ और सवाल जो पूछे जा सकते थे, खैर इसको मैं यहीं पर रोक देता हूं। उसके बाद ऐसा नहीं है कि हम लोग क्लास में केवल सवाल का आंसर निकाल के आगे बढ़ जाते हैं, हम लोग और भी वेरिएशन देखते हैं कि ऐसा कर देता तो क्या होता, इसके डिस्टेंस को dy2 या dy6 कर देता तो क्या होता, यहां पे मीडियम भर देता दोनों के बीच में फिर क्या होता। इस प्रकार के सारे सवाल हम लोग क्लास में करते हैं। जेईई एडवांस ने उम्मीद नहीं थी, ये बेसिकली आसानी सवाल था, लेकिन कैलकुलेटिव था, इस पे बेस हम लोगों ने काफी सवाल किए थे भाई साहब, 1 2 3 4 जो भी आपको दिख रहे हैं ये वही सवाल है। इसने बस ये कह दिया भाई साहब 4 प्लेट है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, और नीचे यहां पर स्टाइलबाजी उसने लगा दी है कि किसको किससे कनेक्ट करके किसके बीच में इक्विवेलेंट निकालना है। जब मैं डिटेल वीडियो बनाऊंगा तब आप वहां पे देख लीजिएगा कैसे सुकून से मैं इसको डिस्कस करूंगा, कैसे इसका सही आंसर हम लोग निकालेंगे। है सवाल बहुत ही आसान, एकदम क्लास वाला सवाल है और एकदम मार्क्स निकालने वाला सवाल है। मैंने बोला था, बच्चे उस टाइम पे मानते नहीं है, ज्ञान देते हैं उल्टा टीचर को। मैंने बोला था
कि आपको कम से कम 60 to 70% सवाल ऐसे देखने ऐसे मिलेंगे जो आपके करे हुए आए होंगे। आपको सबसे पहले उन्हीं को करना है और सुकून से करना है, कहीं और टाइम वेस्ट नहीं करना है। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, ये भी आसान सवाल है। ठीक, एलआर सर्किट की हमने अच्छी खासी प्रैक्टिस करी थी, मैंने यहां पे लिखा भी था उस टाइम पे, बोला भी था कि भाई J24 के लिए एलआर सर्किट की अच्छे से प्रैक्टिस करके जाइएगा, ये सवाल आ सकता है। सवाल बहुत ही आसान है, जैसे इसको बंद करोगे ये एलआर सर्किट हो जाएगा। इसका करंट का फंक्शन क्या होगा, ऑल उसने पूछा नहीं है, अगर पूछता कि भाई जैसे स्विच बंद किया करंट का फंक्शन बताओ कितना होगा, आप बड़े आराम से क्लास नोट बेसिस पे हम लोग करंट के फंक्शन वगैरह भी निकाला करते थे। और फिर उसके बाद जैसे ही आप इसको डिस्कनेक्ट करोगे तो ये एक एलसी ऑसिलेशन, ये एलसी ऑसिलेशन का सवाल बन जाएगा। और हमने एलसी ऑसिलेशन का सवाल भी क्लास में कर रखा है, ये रखा, जिसमें सारी बातें निकाली थी। ये नहीं कि एलसी ऑसिलेशन में केवल टाइम पीरियड और ओमेगा निकाल के आगे बढ़ गए, हमने यहां पे सब निकाला था। टाइम पीरियड कितना होगा, ओमेगा कितना होगा, मैक्सिमम चार्ज कितना होगा, टोटल एनर्जी कितनी होगी, मैक्सिमम करंट कितना होगा, और उसके बाद जो है करंट बता दो, जब चार्ज इतना हो जाएगा तब करंट कितना हो जाएगा। उसके बाद फाइंड द एनर्जी इनसाइड द इंडक्टर व्हेन चार्ज बिकम, मतलब ना जाने और भी दो चार चीजें हो रहे हैं, ना जाने कितनी सारी चीजें हम लोगों ने डिस्कस करी थी। जब लोग क्लास में डिस्कस कर रहे होते हैं बच्चे सोचता है यार एक सवाल से इतने सवाल करा रहे हैं, कैसे पूछ सकता है वो, ऐसे पूछ सकता है, देख ऐसे पूछ सकता है। उसने 4 सवाल पूछ लिए, बहुत आसान सवाल था, होने वाला सवाल था। जब मैं इसको डिस्कस करूंगा मोस्ट प्रोबेबली आज शाम तक या कल तक आप वो वीडियो आ जाएगी, आप इसको देख लीजिएगा। क्लास बेस्ड सवाल था, बहुत ही आसान सवाल था, यहां से मार्क्स बिल्कुल आ सकते थे। नेक्स्ट आगे बढ़ सकते हैं भाई। इसके बाद एक क्वेश्चन ये रहा, ये सवाल भी आसान ही है। अब तुम कहोगे सर आप सभी आसान बोल रहे हो, लेकिन है ये क्लास नोट बेस्ड टाइप का ही सवाल है। एग्जैक्टली क्लास में हम लोगों ने ऐसा नहीं किया, लेकिन इस सवाल को तोड़ के 2 बार हम लोगों ने, अगर मैं 2 सवालों को मर्ज कर दूं जो मैंने क्लास में कराए हैं, तो बिल्कुल ऐसा ही सवाल बनकर तैयार हो गया है। आप देखो सवाल में क्या कहना चाह रहा है, मैं डायग्राम बना के दिखा देता हूं। मैंने कहा भाई देखो डायग्राम में वो ये कह रहा है, यहां बनाए थे ये, कि ये एक लाइट रेज इंसिडेंट ऑन द सरफेस ऑफ ए स्फीयर विद रिफ्लेक्टिव इंडेक्स n, इसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स दे दिया है उसने, ठीक है भाई साहब, और एट एन एंगल ऑफ थीटा नॉट। इसका मतलब यहां से जो लाइट गई है वो थीटा नॉट पर गई है, ठीक है भाई साहब, थीटा नॉट पे गई है। थीटा नॉट पे जाने के बाद रे पार्शियली रिफ्लेक्ट इनटू द स्फीयर। भैया सच बात है, पार्शियली होता है, परफेक्टली तो होता नहीं, लेकिन पार्शियली देकर ठीक है, उसने बहुत बड़ा आसान कर दिया। मगर वो ये कह रहा है कि भाई साहब अंदर को घुस गई, और अंदर को घुस गई तो भाई साहब वो कहीं यहां जाकर टकराई होगी, और ये एंगल उसने बोल दिया है कितना, फाई नॉट। मतलब आई और R1 के साथ खेल रहा है जैसे हम लोग खेलते थे, ठीक है सर जी, ओके नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब क्या हुआ, दूसरे सरफेस पे पार्शियली रिफ्लेक्ट फ्रॉम द बैक सरफेस। अब यहां पे क्या होगा, कायदे में यहां पर दोनों केस हो सकते हैं, या तो TIR हो जाए या फिर रिफ्रैक्शन हो। रिफ्रैक्शन होता है तो रिफ्लेक्शन का रिफ्लेक्शन भी होता है, और अगर रिफ्लेक्शन होगा तो यहां से ये हम बड़ी आसानी से देख सकते हैं कि सर इसको अगर मैं इससे कनेक्ट करूं, ये एंगल फाई तो ये वाला एंगल भी फाई। अगर अपन रिफ्लेक्शन को मुझे कंसीडर करना है, क्योंकि वो खुद कह रहा है कि भाई साहब रिफ्लेक्टेड रे, यहां पे वो साफ साफ कह रहा है पार्शियली रिफ्लेक्टेड, तो यहां से लाइट रिफ्लेक्ट होकर आएगी, दैट मींस ये वाला एंगल बराबर ये वाला एंगल, और फिर यहां पर रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन होगा। मतलब आप समझिए क्या क्या इंसिडेंट हुआ है, रिफ्रैक्शन रिफ्रैक्शन रिफ्रैक्शन, ये हमको कंसीडर करना है। वैसे तो हर सरफेस पे रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन दोनों हो रहे हैं, उसके बाद फिर ये कहीं इस प्रकार ऐसे निकल जाएगा, सर ये एंगल फाई है तो ये एंगल भी फाई हो जाएगा ज्योमेट्री से, ठीक है सर जी। सर ये वाला कितना एंगल होगा, मैंने कहा भाई थीटा नॉट से घुसा था तो थीटा नॉट से बाहर निकलेगा, ये भी आपका थीटा नॉट हो जाएगा। अब उसने ध्यान से देखो, उसने गेम खेल दिया डेविएशन का, चेक करके देखो यहां पर उसने बोला एंगल ऑफ डेविएशन अल्फा। तो अगर मैं इसका डेविएशन लिखूं, जो कि मैंने क्लास में डेविएशन पे काफी सवाल कराए थे, सर डेविएशन बराबर हो जाएगा, पहले वाले के लिए आप लिखोगे थीटा नॉट माइनस फाई नॉट एंटी क्लॉकवाइज, सॉरी क्लॉकवाइज। दूसरे वाले के लिए लिखोगे 180 माइनस 2 फाई नॉट, ये रिफ्लेक्शन के लिए डेविएशन होता है। और तीसरे वाले के लिए सेम सेंस में आप लिख दोगे, जो भी सॉल्व करके आने वाला है थीटा नॉट माइनस फाई नॉट, जो भी आ रहा है इसके बाद। अल्टीमेटली आपको यहां पर वैल्यूज पुट करनी थी, ये वाली वैल्यू पुट करके चेक करना था। मैं इसका डिटेल सॉल्यूशन बनाऊंगा, तब आप देखिएगा कि कितना आसान सवाल है। ये सवाल हमने एक ऐसे भी किया था, यहां पे क्या है कि पूरा पूरा गोला था, इस सवाल में हम लोगों ने लाइट को केवल उधर वाला पार्ट कंसीडर किया था, फिर यहां मीडियम भी भर दिया था, ठीक, मीडियम मैंने और भी चीजें यहां पर कवर करी थी। और फिर इससे मिलता जुलता सवाल एक ये भी किया था कि सरफेस पर लाइट गिराई है हम लोगों ने, ऐसे ऐसे गिराई है, उसके बाद इसका यहां TIR हुआ और वो यहां से बाहर निकल गई। और आप देखो यहां पर मैंने डेविएशन की प्रैक्टिस भी करवाई थी, सेम वही है। आप ये मत कहिएगा सर ये तो कर्व है ये वैसा है, अरे भाई कोई फर्क नहीं पड़ता, मी नॉट
म्यू1 साइन आई बराबर म्यू2 साइन आर। जब आप स्नेल्स लॉ लगाते हो किसी सरफेस के लिए तो वो तो भाई साहब सरफेस प्लेन होगा तो भी मैथमेटिकली वही आंसर आता है, और कर्व होगा वो भी आंसर आता है। अंतर इतना है, मैंने यहां पे वैल्यूज दे दी थी, हमने सॉल्व कर लिया, बड़े प्यार से हमने डिवीजन निकाला, उसी से मिलता जुलता सवाल है। जब हम इसको सॉल्व करेंगे बहुत मजा आएगा। सवाल आसान था, कोई मुश्किल सवाल नहीं था, बस जरूरत थी पेशेंस की, कि आप पेशेंस के साथ जो है, पेशेंस का मतलब समझ रहे हो, बिना हड़बड़ी के अगर आप सवाल करोगे तो इस सवाल को आगे करके निकल जाओगे। आई थिंक 3 नंबर आपके यहां से भी निकल के आ जाते हैं। अगला सवाल रोटेशन का क्वेश्चन था। ये सवाल में मैं आपको समझा देता हूं कि उसने बोला भाई साहब एक रॉड है, ये रही, ठीक है भैया, रॉड है, रॉड है, यहां पर एक रस्सी वस्सी बांध के उसने यहां पे फिक्स कर दिया, और उसने अल्टीमेटली, आप क्वेश्चन को पढ़ सकते हो, उसने बोला कि दोनों के दोनों जो है, उसने बोला रॉड एंड स्ट्रिंग रिवॉल्व टुगेदर अराउंड ए पॉइंट ओ विद रॉड रिमेनिंग अलाइंग विद द स्ट्रिंग। मतलब वो कह रहा है कि रॉड और स्ट्रिंग दोनों एक साथ घूम रहे हैं, तो तू इसको मासलेस स्ट्रिंग मान सकता है, मान ले मासलेस रॉड है, ठीक। अगर दोनों एक साथ घूम रहे हैं तो मासलेस रॉड हो गया, बस खत्म सवाल। अब यहां पर उसने मारा थप्पड़ जे, सेंटर ऑफ मास से उसने बोला एक्स डिस्टेंस दूरी पे थप्पड़ मारा है, तो बताओ ओमेगा कितना होगा, या ओमेगा इतना है तो कहां थप्पड़ मारे, वही सवाल उसने पूछ दिया है। उन्हें शायद एक्स की वैल्यू पूछ ली है, खत्म कहानी। तो मैं स्टेटमेंट लिख देता हूं, ये सवाल बिल्कुल ऐसा ही है जैसे हमने ये डिस्कस किए थे, भाई रॉड लटकी हुई है, नीचे थप्पड़ मार दिया, ठीक है, बताओ ओमेगा कितना होगा, बताओ वेलोसिटी कितनी होगी, सब बेसिक फंडामेंटल सारे क्लियर कर रखे। तो ओमेगा बता दो कितना होगा थप्पड़ के बाद, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास बता दो कितनी होगी थप्पड़ के बाद। यहां पर भी आप देखो एक और डिफरेंट, यही वाला सवाल थोड़ा सा चेंज करके शायद मैंने बच्चों को दिया होगा, चलो मैंने किया, अब तुम करके दिखाओ। इन्हें सिमिलर मैटर किसी एंगल पे लगा दिया, फिर क्या होगा। सवाल हमने क्लास में भर भर के किए हैं, ठीक है, मैं कोई पॉसिबिलिटी छोड़ने की कोशिश करता हूं कि मैं कोई पॉसिबिलिटी छोड़ू ही ना सवाल की, ऐसे आ जाए तो कैसे करेंगे, ऐसे आ जाए तो कैसे करेंगे, ऐसे आ जाए तो कैसे करेंगे। नेक्स्ट उसके बाद, और ये आई थिंक ये वाला सवाल से तो आप अवेयर हो गई, कोई पार्टिकल आके टकरा रहा है, तो खैर हमारा काम तो इन्हीं 3 सवालों से हो जाएगा। अब ध्यान से देखो कैसे करेंगे। बोले सर थप्पड़ कितना पड़ा, मैंने कहा जे, इंपल्स बराबर चेंज इन मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, मोमेंटम का फॉर्मूला मास इनटू वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, ये है इसका सेंटर ऑफ मास। मैंने कहा ठीक है भाई साहब। तो बोले सर ये डिस्टेंस L/2 और ये L है, तो सेंटर, अगर ये थप्पड़ पड़ने के बाद ओमेगा से घूमेगा तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास हो जाएगा 3L/2 इंटू ओमेगा। तो पहली क्वेश्चन आ जाएगी 3L/2 इंटू ओमेगा, ठीक है सर जी, ओके। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब अगर मैं आपसे पूछूं सर जब भी कभी थप्पड़ पड़ता था दो इक्वेशन काम में आती थी, बताया था क्लास में मैंने, एक थप्पड़ वाली इंपल्स वाली और एक एंगुलर इंपल्स वाली। अगर मैं इसका एंगुलर इंपल्स पूछूंगा जे का, तो आप बोलोगे जे इंटू ये वाली डिस्टेंस कितनी हो जाएगी 3L/2 प्लस एक्स, ठीक है भैया। सर ये हो गया एंगुलर इंपल्स अबाउट दिस पॉइंट, एंगुलर इंपल्स बराबर चेंज इन एंगुलर मोमेंटम, फाइनल एंगुलर मोमेंटम माइनस इनिशियल एंगुलर मोमेंटम, और फाइनल एंगुलर मोमेंटम आप लिखोगे आई ओमेगा। आई किसका, सर सबका। ये सवाल भी क्लास में करा रखा है कि एक रोड और दूसरी रोड है तो आई कैसे निकालेंगे, ये भी क्लास में करा रखा है। ये तो उससे भी आसान है जिसमें ये मासलेस रॉड है, आप सीधा बोलोगे सर रॉड का खुद के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है, मैंने कहा खुद के अबाउट होता है ml²/12, मुझे चाहिए इसके अबाउट, तो यहां से यहां तक क्योंकि डिस्टेंस 3L/2 है, मैं पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा दूंगा, 3 मतलब IC प्लस M d² इंटू सर ओमेगा, खत्म सवाल। ये ओमेगा क्यों लिखा, आई ओमेगा, आप रेशियो ले लेना, जे कैंसिल आउट, ओमेगा कैंसिल आउट, एक लाइन में एक्स निकल के आ जाएगा। जिस बच्चे ने रोटेशन की सारी क्लास अटेंड करी है, सारे क्वेश्चन उसने बढ़िया तरीके सॉल्व किए जितने मैंने क्लास में कराए हैं, वो सवाल ये बच्चा बड़ी आसानी के साथ करके ले जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद ये तो सवाल हो गए जो बिल्कुल एज इट इज थे, कुछ सवाल ऐसे थे जो हम लोग बोल के निकल जाते हैं, ठीक है। आप जानते ही हो मेरी टीचिंग के बारे में कि मैं हर चीज व्हाइट बोर्ड पे नहीं लिखता हूं, ठीक। अगर मैं हर चीज लिखने लग गया तो बहुत काम, तो फिर अच्छा खासा टाइम वेस्ट होगा। तो काफी सारी चीजें ऐसी होती है जो मैं बोल के निकल जाता हूं कि देख ऐसे था ऐसे था ऐसे था, तो वो बच्चे रिलेट कर पाएंगे जो बच्चे सिंसियर तरीके सारी क्लास अटेंड करते हैं। उसने सिंपल एटॉमिक स्ट्रक्चर का सवाल पूछ लिया, आप रीडिंग ले सकते हैं, डिस्कशन प्रॉपर मैं इसका कर दूंगा। हम लोग ने बहुत मॉडल पढ़ा था, उसमें केवल हमने 3 पोस्टुलेट पढ़े थे। पहला क्या होता था, mb²/r जो आता था इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से हमको मिलता था। दूसरा पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम होता है mbr, दिस इज इक्वल टू NH/2π। इसी पे उसने सवाल पूछ लिया, उसने बोला कि भाई जो फोर्स लग रहा है वो -kr लग रहा है। मैंने कहा ठीक है भाई साहब -kr फोर्स लग रहा है। बोला -kr जो फोर्स लग रहा है मतलब यही फोर्स उसको सेंटीमीटर फोर्स प्रोवाइड कर रहा है, दैट मींस आप सीधा बोलोगे, बोले सर k इंटू r बराबर mb²/r। पहली क्वेश्चन हम लोग नॉर्मल बोहर के पोस्टुलेट में क्या लिखते थे, सर
Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर बराबर एमबी स्क्वायर बाई आर। ये आप पढ़ चुके होंगे, केमिस्ट्री में ही पढ़ते थे आप एटॉमिक स्ट्रक्चर में। बस इसने इसकी जगह केवल ये यूज कर दिया K इंटू आर, खत्म कहानी। माइनस बता रहा है कि फोर्स अंदर की तरफ लग रहा है, दैट मींस पहली इक्वेशन। दूसरी उसने बोला पार्टिकल का जो एंगुलर मोमेंटम है जो कि एमबीआर होता है वो है NH अपॉन 2 पाई। ये तो होता ही है। ये दो इक्वेशन को जैसे ही आप सॉल्व करोगे आपके ए बी सी तीनों आपके आंसर मैच कर जाएंगे। सिंपल 4 नंबर का प्यारा सवाल, दो इक्वेशन में खत्म हो गया। हाँ, इसमें एक चीज और है, बोले सर ये एनर्जी कैसे निकालेंगे? याद करो जब एनर्जी निकाला करते थे, एक लिखे थे, एक एनर्जी में लिखा करते थे काइनेटिक एनर्जी और एक एनर्जी में लिखा करते थे पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी हम लिखते थे माइनस जेड माइनस के जेड ई बटे, याद है ना, आर। तो ये तो बॉर्ड्स मॉडल के लिए होता था, यहां तो ये भी नहीं करना है क्योंकि उसने साफ साफ दे दी पोटेंशियल एनर्जी के आर स्क्वायर बाई 2 है। जब आप इसको सॉल्व करोगे, सॉल्व करके ये भी के आर स्क्वायर बाई 2 ही आता है और ये भी के आर स्क्वायर बाई 2 ही आएगा, दोनों को जोड़ोगे तो सिंपल के आर स्क्वायर आ जाएगा। डी ऑप्शन मैच नहीं करता है। सवाल बस केवल इन्हीं दो इक्वेशन पे है, खत्म सवाल, सिंपल सवाल, होने वाला सवाल। पेशेंस के साथ इक्वेशंस को सॉल्व करें, क्लास नोट्स बेस पर ही है सवाल भी, कोई मुश्किल नहीं है। प्रॉपर तरीके से सॉल्यूशन में वीडियो में बनाऊंगा अलग से, उसमें आपको दिखाऊंगा। ये 4 नंबर भी आपके बड़ी आसानी से फोकट के ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। क्लास में मैंने हमेशा बच्चों को बोला था कि बेटा 2 टर्म होते हैं, एक होता है स्पेसिफिक हीट और एक होता है मोलर स्पेसिफिक हीट। बच्चा अक्सर मोलर स्पेसिफिक हीट और स्पेसिफिक हीट में कंफ्यूज हो जाता है। प्रयास बैच में और जो अर्जुना बैच था, ये मैंने डिस्कस किया था जब मैंने जेईई मेंस के क्वेश्चन डिस्कस किए थे, उसमें एक क्वेश्चन आया था तो वहां मैंने आर्टिकल उठा लिया था कि भाई देख, तुमने पढ़ा होगा सीपी माइनस सीपी बाई आर। बोले हाँ सर, ठीक, ये पढ़ा था सर। और यहीं पर एक टर्म ये भी पढ़ा होगा सीपी माइनस सीपी बाई आर बाई एम। ये सीपी सीबी लिखने के तरीके होते थे, अगर आप क्लास नोट्स को ध्यान से देखेंगे तो आपको मिलेगा देखने के लिए। उसमें एक होता था स्पेसिफिक हीट और एक होता था मोलर स्पेसिफिक हीट। थर्मोडायनेमिक्स में हम लोग क्या पढ़ते थे? मोलर स्पेसिफिक हीट। तो स्पेसिफिक हीट हम वही पहले पढ़ लिया करते थे कैलोरीमेट्री के पास ही, वही आर्टिकल है, सिंपल सा सवाल है, देख फोकट का सवाल है। उसने बोला स्पेसिफिक हीट T बराबर कितना दे दिया? K इंटू टी। तो आपको पता होगा कुछ भी हीट देनी पड़ेगी, डेल्टा क्यू बराबर, सर आप ये आपको कैसे पता? मैं तो क्लास में बोला ही हूं ना, कई बार बोला हूं बच्चों को, भाई अगर स्पेसिफिक हीट दिया हो तो इसका बताओ स्पेसिफिक हीट की डेफिनेशन के साथ खेलिएगा। डेल्टा क्यू बराबर हम लोग क्या पढ़ा करते थे सर? एमएच डेल्टा टी। तो बेसिकली एस वाली वैल्यू दी थी आपको एक तरह से। तो सर डी क्यू बराबर हम लिखेंगे मास एस। स्पेसिफिक हीट कितना दे रखा है सर? के इंटू टी, और यहां आप लिख दो डी टी। बेसिक वाला, बेसिक फंडामेंटल वाला फॉर्मूला लिख दो, डी क्यू बराबर एम इंटू एम एस इंटू डी टी। खत्म कहानी। मैंने यहां पर एस की वैल्यू पुट कर दी, एस ही है आपका, इंटू डी टी, और इसको चुपचाप कर दिया इंटीग्रेट। बोले कहां से कहां तक? बोले -73 नहीं लिखेंगे, केल्विन में कन्वर्ट करेंगे तो 200 आ जाएगा और ये 300 आ जाएगा। मास की वैल्यू गिवन है, सॉल्व करके आंसर आ जाएगा। प्यारा सा बिल्कुल परफेक्ट आंसर आएगा इसका। शायद 2500 जा रहा है, मुझे एग्जैक्ट आंसर याद नहीं है, लेकिन ये बस 2 लाइन का सवाल था। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ये भी आसान सवाल आपको दिख गया होगा। उसके बाद अब मेरी बात सुनो, ये पेपर 1 था, जैसे मैंने आपको पहले ही बोला था, पहले क्वेश्चन वो करें जो आसान है। इसके बाद सवाल और भी है, जैसे ये हो गया। ये सवाल है, ये भी ओके, स्कोरिंग नहीं है लेकिन मीडियम या टफ की साइड जा सकता है। लेकिन मैंने क्या बोला? पहले वही सवाल करो जो आपको आता है। छोड़ दे परे को, साले को, उसको मत कर, इसको भी छोड़ दे। वैसे ये भी आसान है, ये जब मैं डिस्कस करूंगा तो आपको, अभी मैं डिस्कस नहीं कर सकता वरना वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। ये भी आसान सवाल है, इसमें बस कुछ नहीं करना, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम ही लगाना है। लेकिन मैं मान के चलता हूं शायद कुछ बच्चों को क्लिक ना करेगी कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम कैसे लगाना है, तो मैं इसको काउंट नहीं कर रहा हूं। इन ए सिमिलर मैटर ये वाला सवाल भी एक तरह से पूछा गया है कि डब्बा खाली होने में कितना टाइम लगेगा। इससे रिलेटेड सवाल भी क्लास में हम बता के निकले हैं कि भाई साहब वेलोसिटी, एक डब्बा है, वहां से अगर छेद कर दिया तो वेलोसिटी ऑफ रिफ्लेक्शन √2gh होता है। फिर किस प्रकार जो है डब्बा कितनी देर में खाली हो जाएगा, क्या इंटीग्रेशन का फंक्शन आता है, वो बता के हम निकले। लेकिन मैं मानता हूं एग्जामिनेशन के प्रेशर में इस सवाल की लैंग्वेज को पढ़ के प्रॉपर डायग्राम बना के सॉल्व कर पाना एक मुश्किल काम होता है। तो मैं इस सवाल को काउंट ही नहीं कर रहा हूं, मैं इसको काउंट ही नहीं कर रहा हूं। तो अब अगर मैं क्लास नोट बेसिस में पेपर नंबर 1 में अगर आपसे देखूं तो भैया ध्यान से देखो, मैं नंबर यहां पे काउंट कर रहा हूं, सारे बच्चे बेईमानी नहीं होगी भाई। 4 4 4 8, 4 3 12, 12 3 15, 15 3 18, 18 3 21, 21 3 24, 24 4 28। मजाक नहीं है, सीरियसली सिंपल सवाल है, देख ले। 28 सिंपल सवाल, 28 4 32 क्लास में कराए हुए सवाल, 32 4 36 सिंपल सवाल क्लास में कराए हुए, 36 3 32 4 36, 36 3 39। ये सवाल तो हो गए आपके काफी आसान, 39 ओके। इसके बाद एक सवाल और है इसमें जो कि ये रहा यूनिट डायमेंशन का, सिंपल सवाल है, कैलकुलेटिव है।
कैलकुलेटिव सवाल है लेकिन होने वाला सवाल है भाई। इसके लिए मैंने यहां पर लिख दिया है पूरा, कुछ नहीं करना था सवाल में, बस चुपचाप इंडिविजुअली सबकी डायमेंशन लिख दो और इक्वेशन लिखो। उसने बोला कि भाई साहब जो है ये पूरा टर्म जो है डायमेंशन लेस है, इसका मतलब ये 1 के बराबर है। ई उसने चार्ज दे दिया, एप्सिलॉन नॉट आप जानते ही हो, एच ई बराबर एच म्यू, और ई मतलब एनर्जी। सबकी डायमेंशन फॉर्मूला हमने यहां पुट कर दिया और सबका डायमेंशन फॉर्मूला सबको बटोर लिया और सॉल्व करके आंसर जब निकालोगे तो बड़ा प्यारा सा इसका आंसर मैच कर जाता है, बिल्कुल परफेक्ट आंसर इसका मैच करता है। प्रॉपर सॉल्यूशन में जब मैं वीडियो बनाऊंगा तब आप देखोगे कि ये सवाल जो है कितना आसान था, लेकिन ये कैलकुलेटिव था। अब आप ये नहीं कह सकते कि सर इतनी कैलकुलेशन कैसे करेंगे। सुकून से अगर आप इस क्वेश्चन को करोगे मैक्सिमम 2 से 3 मिनट लगेंगे आराम से बिना किसी हड़बड़ी के, और 3 नंबर आपके वहां से निकल के आ जाएंगे। मैं करके दिखाऊंगा आराम से, तू करके तू चाहे तो तू करके देख, बस आराम से करना, ऐसा नहीं ये पहले होगी उसकी पावर अल्फा। आईटी का पेपर है, पता नहीं कैसा होगा, पहला सवाल है मुश्किल। अगर ऐसा खेलेगा तो निपटेगा, आराम से करो, सुकून से करो, ठीक। ये 3 नंबर बिल्कुल फोकट के थे। 39 प्लस 3 42 के बाद ये सवाल थोड़ा सा अच्छा था, ठीक। इसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे बाद में, लेकिन मैं मान के चलता हूं एग्जामिनेशन प्रेशर में शायद आप लोग ना कर पाए। उसके बाद एक क्वेश्चन ये था, ये भी आसान सवाल है। अगर आप देखोगे, अगर आपने एसएचएम सही से पढ़ा है तो 3 नंबर आप यहां से भी निकाल सकते हो। दैट मींस आपका टोटल स्कोर पेपर 1 में आप 45 निकाल सकते हो। सर ये कैसे? मैंने कहा देख भैया ये ऐसे याद करो, हम लोगों ने ऑल दो इसके सॉल्यूशन अब तक तो आप लोगों ने देख लिए होंगे। ये सेंटर है, देखो सवाल में उसने बोला भाई यहां पर एक प्लस क्यू चार्ज है। मैंने कहा ठीक है भाई साहब, और सर यहां पर भी एक प्लस क्यू चार्ज है। इसको थोड़ा सा डिस्प्लेस किया तो एसएचएम कर रहा है। ये यहां पर एक प्लस क्यू चार्ज है, उसको डिस्प्लेस किया तो एसएचएम करेगा, तो एसएचएम करेगा तो बताओ उसका टाइम पीरियड क्या होगा। क्लियर है? ठीक है सर जी क्लियर है। अब ये सवाल आपको काफी जगह पे देखने के लिए मिल जाएगा। एंगुलर एसएचएम का सवाल है, अब तो सब लोग इसके सॉल्यूशन भी दे रहे हैं, तो एंगुलर एसएचएम से सारे बच्चे जो है, सारे सर लोग भी आपको डिस्कस करके इसका सॉल्यूशन बता दे रहे हैं, जो कि बढ़िया सवाल है। लेकिन आप याद कीजिए, कंपाउंड पेंडुलम जब मैंने आपको बताया था या सिंपल पेंडुलम जब मैंने बताया था, तो फॉर स्मॉल ऑसिलेशन हम लोग लीनियर एसएचएम से भी वो सवाल कर सकते थे। मतलब किसी बच्चे को रोटेशन नहीं आता, मैंने तो हमेशा इसी बात पे फोकस किया है कि आप लीनियर एसएचएम से मैंने ज्यादा प्रैक्टिस कराई है, क्योंकि कंपाउंड पेंडुलम, क्योंकि अगर टॉर्क एनालिसिस पे जाएंगे तो बच्चे को टॉर्क निकालना आना चाहिए, रोटेशन पढ़ाना चाहिए, और रोटेशन क्या होता है, काफी बच्चे के बैकलॉग होते हैं। तो इसलिए मैंने क्लास पे हमेशा फोकस किया कि आप लीनियर एसएचएम से कर लो। देख लीनियर एसएचएम से कितने प्यार से सवाल होगा। बोले सर चार्ज पार्टिकल पहले यहां पे था, मैंने कहा हाँ, ये उसको रिपेल करेगा, नॉर्मल से बैलेंस हो जाएगा। ये चार्ज पार्टिकल को इस रिंग के अंदर फंसा रखा है ताकि इधर उधर भागे ना। ठीक है सर जी। अब सपोज इसको मैंने इधर डिस्प्लेस कर दिया थोड़ा सा, dx मान के चलो dx आ गया, आपने इसको यहां पे रख दिया। ठीक है सर जी। तो होगा क्या भाई साहब, सर ये वाला चार्ज पार्टिकल अब इस पे क्या इधर फोर्स लगाएगा F। याद करो एसएचएम के सवाल कैसे किया करते थे, मैंने 4 लाइन लिखवाई थी। सबसे पहले मीन पोजीशन पता करो, पार्टिकल को x डिस्प्लेस करो, डिस्प्लेस करके उस पे F नेट निकालो, और F नेट निकालने के बाद देखो अगर F नेट माइनस की x के फॉर्म का आया है तो इसका मतलब पार्टिकल एसएचएम करेगा, और एसएचएम करेगा तो t बराबर 2π/m/k विल बी द टाइम पीरियड ऑफ दैट एसएचएम। ठीक, उसी तर्ज पर अब देख ध्यान से देख। बोले ठीक है सर जी, चार्ज पार्टिकल को मैं यहां लेके चला गया, इस जगह पर फोर्स लगा उधर। मैंने कहा बिल्कुल। बोले सर ये हो गया एक तरह से नॉर्मल। मैंने कहा हाँ, सेंटर से पास होने वाला नॉर्मल हो जाएगा। मैंने कहा अगर ये वाला एंगल थीटा है तो इसका मतलब ये वाला एंगल भी थीटा हो जाएगा, ये वाला एंगल भी थीटा हो जाएगा, और ये एंगल 2 थीटा हो जाएगा। ठीक है सर। तो F इधर है, F cos थीटा उधर जाएगा, जो बैलेंस हो जाएगा नॉर्मल से, F sin थीटा इधर आ जाएगा। इसका मतलब इस पर लगने वाला जो नेट फोर्स होगा वो हो जाएगा F sin थीटा। क्लियर है? ठीक है सर जी। सर F की वैल्यू कितनी होगी, K Q1 Q2 बटे R²। R हो जाएगा ये वाला। ठीक है सर जी। ये वाली डिस्टेंस आप बड़े आराम से निकाल सकते हो। कैसे सर, ये रेडियस है तो ये r cos थीटा, ये r cos थीटा, तो ये आ जाएगा 2r cos थीटा का स्क्वायर इनटू sin थीटा। फॉर स्मॉल ऑसिलेशन sin थीटा इक्वल टू थीटा, हमने ये वाली लैंग्वेज फेल दी, ये वाली sin थीटा इक्वल टू थीटा या फिर इक्वल टू tan थीटा। ठीक है सर। और तो मैंने इसकी जगह लिख दिया भाई साहब थीटा, 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई और डिवाइड मार दिया। सर क्यों मार दिया भैया, मुझे dx भी तो चाहिएगा ना थीटा के टर्म में। तो क्या मैं यहां से लिख दूं कि सर फॉर वेरी स्मॉल 2 थीटा बराबर आर्क अपॉन रेडियस, आर्क अपॉन रेडियस। इसका मतलब ये हुआ, ये वेरी स्मॉल 2 थीटा की जगह आप लिख सकते हो क्या सर, dx अपॉन r। ये ले, ये तुम्हारा एफ नेट आ गया। बात समझ में आ रही है? अब dx क्या है, बोले सर जी देखो ये नेट फोर्स है, dx इज वेरी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, तो फोर्स डिस्प्लेसमेंट के प्रोपोर्शनल भी आ गया, और ये जो है फोर्स नीचे की तरफ लग रहा है। क्यों, f इधर था, f sin थीटा को रिस्टोर करना चाहेगा, तो मैथमेटिकली आप माइनस लगा दो, 2 का स्क्वायर 4 और 1 2, 4 दूनी 8, 8 जहां पे आपको चमकेगा, उसके बाद 8 और फिर ये भी तो है शायद k की जो वैल्यू है, फिर आप इस ऑप्शन को मैच करा के फाइनल आंसर निकाल सकते हो। आई थिंक इसका आंसर शायद 32 आ रहा होगा। 3 नंबर का सिंपल सा सवाल था। ऑल दो
ये सवाल एंगुलर एसएचएम से भी हो जाएगा, ठीक है, लेकिन लीनियर एसएचएम की मैंने काफी प्रैक्टिस कराई है, तो इसलिए मैंने जो है आपको लीनियर एसएचएम से मैंने आपको यहां पर बता दिया है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अगला 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 देख, इसने लिखा ना स्मॉल ऑसिलेशन, ठीक है, इसलिए मैं छोटा सा लिया है, तो लीनियर से एकदम हो जाएगा, ये एंगुलर से भी आप सवाल को कर सकते हो। तो भैया ये तेरा हो गया 3 नंबर का सवाल, जिस बच्चे ने सारी क्लास अटेंड करी है कंपाउंड पेंडुलम का, जैसे हम लोगों ने t बराबर 2 पाई अंडर रूट आई अपॉन mgdc हम लोगों ने पढ़ा था, याद है ना, कंपाउंड पेंडुलम का डेरिवेशन हम लोगों ने t बराबर 2 पाई अंडर रूट आई अपॉन mgdc, बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। वहां भी हम लोगों ने डेरिवेशन में देखा था भाई साहब, सेम एज इट इज आपकी यहां पर जा रही है। सिंपल पेंडुलम जो हम लोगों ने देखा था t बराबर 2 पाई अंडर रूट LYG, ये हम लोग एंगुलर वाले तरीके से भी पढ़ लेते थे, लीनियर एसएचएम के लिए पढ़ लिया करते थे फॉर वेरी स्मॉल चेंज। 45 नंबर हो गए आपके किसके, पेपर नंबर 1 के। अब तो पेपर नंबर 2 देख सर जी, पहला सवाल ये रहा, फ्लूइड मैकेनिक्स का आधे से ज्यादा सवाल क्लास का डिस्कस किया हुआ है, ठीक, यहां पे चेक करके देख ले। ये सवाल मैं तुम्हें बता दूं क्या है। सवाल ये है कि सर यहां पे एक बॉल को डी हाइट नीचे लेके गए, हम अपने आप नहीं जा रही है, बॉयंसी वाला फोर्स बड़ा है, हमें उसको नीचे लेके जाना, नीचे लेके जाना, नीचे लेके जाना, और डी हाइट नीचे लेके जाने में हमें कितना वर्क डन करना पड़ा। जब ये पानी के अंदर होगी, नीचे लगेगा mg, ऊपर लगेगा बॉयंसी। इस सवाल में बॉयंसी डोमिनेटिंग था, डाटा से पता चल जा रहा है। दैट मींस हमें कितना फोर्स लगाना पड़ेगा उसको स्लोली स्लोली मूव करने के लिए, बोले सर बॉयंसी माइनस mg, इतना फोर्स मुझे लगाना पड़ेगा। और अगर मैं देख, सवाल यही है, सवाल यही, एक बॉल है, बॉल पे फोर्स लगा के नीचे लेके जाना है डी डेप्थ तक, कितना वर्क डन करना पड़ा। सर कांस्टेंट फोर्स लगा रहे हो ना, हाँ सर कांस्टेंट लगा रहे हैं। क्यों, पानी के अंदर बॉयंसी कांस्टेंट होती है, mg कांस्टेंट होता है। बोले तो सर कांस्टेंट फोर्स का वर्क डन क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ये तेरा पहला सवाल हो गया, ये वाला वर्क डन बॉयंसी माइनस mg इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब उसने बोला कि जैसे ही आप इसको यहां लेके गए, यहां ले गए, अब आपने इसको छोड़ दिया, अब जैसे ही आप इसको छोड़ोगे तो अभी ऊपर भागेगी क्योंकि बॉयंसी ज्यादा है। तो जब ये ऊपर जा रही होगी तो किसी भी टाइम पर अगर मैं इसका एक्सीलरेशन पूछूंगा, आप बोलोगे ऊपर वाला फोर्स माइनस नीचे वाला फोर्स बटे इसका मास। मैंने कहा ठीक है भाई साहब। तो अब अगर मैं आपसे पूछूं इसका एक्सीलरेशन बता दो, आप एक्सीलरेशन निकाल लोगे। मैं कहूंगा जब वो यहां पहुंचेगी तो उसकी वेलोसिटी बताओ, आप यहां से लेके यहां तक इक्वेशन ऑफ मोशन लगा दोगे, क्योंकि 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 इस सवाल में एक्सीलरेशन कांस्टेंट है, और अगर एक्सीलरेशन कांस्टेंट है तो इसका मतलब इक्वेशन ऑफ मोशन आप लगा सकते हो। मतलब जब सरफेस पे पहुंचेगी आप सीधा बोलोगे कि सर v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2a सर ये t। आप जैसी वैल्यू पुट करोगे यहां पर स्पीड निकल के आ जाएगी, उसके बाद फिर ये बाहर निकलेगी। जैसी बाहर निकलेगी, मैंने ऐसे वर्ड यूज किए थे, देयर इज नो एनर्जी लॉस इन छपाक। जिन बच्चों ने क्लास अटेंड करी वो समझ गए होंगे, मैंने इस प्रकार के वर्ड यूज किए थे जब ये सवाल क्लास में कराया था कि देयर इज नो लॉस ऑफ एनर्जी इन छपाक, इस टाइप से, मतलब कुछ भी इधर उधर की एनर्जी कोई भी लॉस नहीं हो रहा है। तो इसका मतलब जब ये बॉडी बाहर निकलेगी तो बी वेलोसिटी के साथ बाहर निकलेगी, अब ये एच मैक्स तक जाएगी। ये सिंपल प्रोजेक्टाइल मोशन का सवाल हो गया कि जब ये बाहर निकलेगी तो कितनी हाइट तक जाएगी, दैट मींस v स्क्वायर बाई 2g। यही आपके चारों ऑप्शन थे जो मैंने यहां पर एक्सप्लेन कर दिए हैं, चेक करके देख लो। वर्क डन इफ वी नेग्लेक्ट द विस्कस फोर्स, कह रहा भैया विस्कस फोर्स नहीं मानने हम। मैंने कहा तो इससे तो अच्छी बात कुछ है ही नहीं, ठीक है। देन जब वो वापस आएगा उसकी स्पीड बता दो, जो अभी हमने सॉल्व किया उसी प्रकार से इफ वी नेग्लेक्ट द विस्कस फोर्स देन हाइट बता दो कितनी आएगा। ये आंसर मैच नहीं करता है इसका। और उसके बाद अब उसने एक चीज और पूछी, पहले मैं आपको क्लास में बता दूं क्लास में कैसे किया था। देखो सेम मैंने डेंसिटी रो और रो बाई 2 मान ली थी, इन्होंने डेंसिटी कुछ और दे दी है। ये ऊपर जा रहा था, देखो मैंने यहां पर एक्सीलरेशन भी निकलवाया था। मैंने क्लास में डाटा आसान लिया था क्योंकि मेरा मकसद था बच्चों को समझाना, कंसेप्ट समझाना, ठीक, ना कि उसको वहां पर मैथमेटिक्स में कैलकुलेशन इतनी मुश्किल कर दो कि हम डाइल्यूट हो जाएं। तो इस सवाल के पॉइंट ऑफ व्यू से अपन बात करें तो देख भैया एक्सीलरेशन भी निकलवाया था, और देख यहां से वेलोसिटी भी निकलवाई थी, और देख यहां पर देख डी मैक। बात समझ में आ रही है? ऑल तो मैंने जो क्वेश्चन लिया था मैंने ये लिया था कि ऊपर से एक पार्टिकल को छोड़ दिया, तो बताओ वो डेप्थ में कितने नीचे तक जाएगा। तो छोड़ोगे ऊपर से तो पहले तो वो नीचे आएगा पानी के सरफेस तक, फिर पानी के अंदर घुसेगा, और जब पानी के अंदर घुसेगा फिर स्लो डाउन होते होते रेस्ट पर आएगा, फिर वो वापस आएगा। तो वापस आने वाला मोशन ये जेई एडवांस वालों ने पूछ लिया, और ये ऊपर से नीचे जाने वाले मोशन में उसने बस इतना चेंज कर दिया कि मैंने फोर्स लगा के उसको नीचे ले गया। मतलब ऑलमोस्ट सवाल आपके क्लास नोट जैसा ही है, और बहुत ही सिंपल सवाल है। इस सवाल में कोई भी दम नहीं है, बस है तो थोड़ी सी कैलकुलेशन, क्योंकि उसने मास और डेंसिटी थोड़ा सा उसने जो है यहां पर आपको डायरेक्टली गिवन नहीं किया तो है यार, ऐसी बात नहीं है। रेडियस भी दे दिया, मास भी दे दिया, ठीक है, सारी चीजें उसने यहां पर जो है दे दी है। अब देखो, अब इसका एक ऑप्शन था वो भी अच्छा था कि द रेशियो ऑफ, देख ध्यान से देख, रेशियो ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ नेट फोर्स एक्सक्लूडिंग द विस्कस फोर्स। अगर विस्कस फोर्स ना माने तो भैया कितना फोर्स लगेगा सर, बॉयंसी माइनस mg, ये mg माइनस बॉयंसी डिपेंड्स आप कितना पॉजिटिव मानने हो।
टू द मैक्सिमम विस्कस फोर्स। भैया मैक्सिमम फोर्स विस्कस फोर्स कितना होता है? 6 पाई आर ईटा वी, ये विस्कस फोर्स होता है। ठीक, उसने इसका रेशियो पूछ लिया। अब तो कहेगा सर ये बी, सर बी कौन सी रखेंगे? मैंने कहा जब बॉल पानी से ऊपर की तरफ आ रही होगी तो वेलोसिटी ऊपर की तरफ होगी, वेलोसिटी बढ़ती जाएगी। जब वो अपर सरफेस पे पहुंचेगी, अपर सरफेस पे पहुंचते वक्त उसकी वेलोसिटी मैक्सिमम होगी, उसके बाद वो हवा में निकल जाएगी। तो उसका मतलब जो अपर सरफेस पे जो वेलोसिटी आएगी, जो कि सवाल में यही आंसर मैच कर जाता है साथ, आपको ये वैल्यू पुट करनी थी, सॉल्व करके आंसर निकालना था। तो हमारी बात ऑल दो इतना ही नहीं, हमने तो सब डिस्कस किया था कि इस केस में पार्टिकल ऑसिलेशन करेगा, एसएचएम नहीं करेगा। ठीक है, एसएचएम नहीं करेगा, ऑसिलेशन करेगा। क्यों? क्योंकि ऊपर हवा में एक्सेलरेशन कांस्टेंट है और नीचे पानी में एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, एसएचएम में एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं होता है। और हमने इसका टाइम पीरियड भी निकाला था कि भैया टाइम पीरियड भी निकालो। मतलब एक सवाल में हम पूरी कोशिश करते हैं कि पूरी भैया डिटेल में जितनी सारी ज्यादा से ज्यादा चीजें पढ़ सकते हो पढ़ ले। ऑल दो ये सवाल जिन बच्चों ने क्लास को सिंसियरली अटेंड किया होगा वो बच्चे यहां पे करके आए होंगे। 4 नंबर आपके ये रहे। और उसके बाद मुझे लग रहा कुछ वीडियो है क्या इस पे? हाँ, पता नहीं कहां चलेगी, चलो कोई बात नहीं। भाई साहब एक सवाल ये रहा, इसके बारे में तो मैं क्या ही बोलूं। ठीक है, ये तो ऑल दो मैंने हमेशा सॉलिड एंगल के कंसेप्ट से बच्चों को थोड़ा सा बचा के मैंने बोला ये फॉर्मूला याद कर लो, आपका इसी से ही सवाल बन जाएगा। सॉलिड एंगल क्या बच्चों को थोड़ा समझने में दिक्कत आती है, ठीक है हम एज ए टीचर उनको पढ़ा देते हैं, लेकिन अल्टीमेटली सॉलिड एंगल से रिलेटेड जो भी रिजल्ट होते हैं वो ओनली फॉर्मूला ओरिएंटेड होते हैं। कि अगर मैं ऐसा बोलूं भाई ये डिस्क है और यहां पे एक चार्ज क्यू रख दूं और ये एंगल थीटा है, तो बता दो इससे कितना फ्लक्स पास करेगा, तो आप बोलेंगे सर फ्लक्स आता था सर Q/2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस कॉस थीटा। उसने यहां पे रख दिया, एक बार थीटा की वैल्यू 30 दे दी, एक बार थीटा की वैल्यू 60 डिग्री दे दी। उसने इससे फ्लक्स नहीं पूछा, इससे फ्लक्स तो हम निकाल लेंगे, उसने कर्व से पूछ लिया। तो टोटल फ्लक्स कितना होगा? Q/एप्सिलॉन नॉट। इससे फ्लक्स कितना होगा? ये वाला। इससे भी कितना होगा? ये वाला। उसको घटा दो, एक बार थीटा बराबर 30 के लिए पुट कर लो, एक बार थीटा बराबर 60 के लिए पुट कर लो, सॉल्व करके आंसर निकाल दो। सिंपल सवाल क्लास में कराया हुआ था और हमारे कुछ ठीक है समझ गए होंगे बच्चे। ठीक है, अभी लक्ष्य वाले तो इस सवाल का खूब मजा ले रहे थे, कह रहे कि सर देखो, तो सर यहां में निकलवाया भी था मैंने फ्लक्स थ्रू द कर्व सरफेस, कर्व एरिया, ये मैंने अभी निकलवाया भी था। मैंने कहा भैया निकाल दे एंगल, वहां पे मैंने 30 डिग्री दे दिया था, यहां पर cos 30 लिखा हुआ है, उन्होंने भी 30 दिया है, बस उन्होंने क्या दे दिया 30 के साथ 60 डे का रेशियो पूछ लिया है। सेम सवाल है इस क्लास नोट्स, पता नहीं कागज बागज सभी मैंने इसको समझाने की कोशिश करी थी। आई थिंक ये 4 नंबर आपके हो गए बिल्कुल फोकट। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन ये रहा, ये अल्फा वाला। भाई साहब ये भी क्लास में मैंने समझाया था, इसके लिए मैं पहले सवाल, मैं आपको पहले वीडियो दिखा देता हूं ताकि आप यहां पर इस चीज को समझ पाए कि क्लास का एक एक सेकंड कितना इंपॉर्टेंट होता है बच्चों के लिए। सुनो, मतलब सिंपल सवाल था के अल्फा का। इसने मटेरियल दिए रखा है, यहां पे इलेक्ट्रॉन बीम फेंक के मारी, उसने बोला के अल्फा का रेशियो निकालो। इसी सवाल को थोड़ा सा मॉडिफाई करके उसने बोल दिया नहीं नहीं के अल्फा का रेशियो मत निकालो, के अल्फा अपॉन लैम्डा कट ऑफ का रेशियो निकालो। इन बोथ द केस लैम्डा कट ऑफ सेम रहेगा इस सवाल में। अब हमारा मेन टारगेट था कि सर हमें के अल्फा का रेशियो निकल के आ जाए। के अल्फा का रेशियो मैं वीडियो में भी यही बता रहा था बच्चों को कि हमेशा तैयार रहे इस सवालों के लिए। ऐसे भी दे सकता है कि 2 मटेरियल दे दिए जाएं, एक मटेरियल दूसरा मटेरियल, और कह दे भाई साहब इसके लिए के अल्फा निकालो, इसके लिए के अल्फा निकालो, इनका रेशियो निकालो। इस टाइप के सवाल पूछे जा सकते हैं। सेम सवाल तेरे सामने यहां पर आ गया है। बोले क्या? मैंने कहा भैया सिंपल एक ही फॉर्मूला था, मैंने यहां पे एक के लिए के अल्फा भी निकलवाया था एल्युमिनियम के लिए, और वही चीज, क्योंकि हर चीज जो हम बोलते हैं जरूरी नहीं है कि उस पर क्वेश्चन हम लोग करा के नहीं निकले, हम कुछ बातें हम लोग बोल के निकल जाते हैं कि देखो ऐसा ऐसा है, अगर ऐसा आएगा तो ऐसे करके आप निकल जाइएगा। उसी पर बेस ये सवाल है। अब तू चेक करके देख ले। उसने बोला एक जेड की वैल्यू ऑफ 46, एक जेड की वैल्यू ऑफ 41 और खत्म कहानी। और उसने एक बार के लिए रेशियो कितना दे रखा है? 2। दैट मींस अगर आप सवाल पढ़ेंगे तो ये है के अल्फा 2 बटे लैम्डा कट ऑफ बटे के अल्फा 1 बटे लैम्डा कट ऑफ। इसकी वैल्यू उसने 2 दे रखी है। सॉरी वो ये कहना चाह रहा है पहले वाले मटेरियल के लिए के अल्फा बाई लैम्डा कट ऑफ का रेशियो दे दिया 2। अब उसने पूछ लिया कि दूसरे वाले सरफेस के लिए के अल्फा 2 बाई लैम्डा कट ऑफ का रेशियो बता दो कितना होगा। सपोज वो मैंने मान लिया x।
लैम्डा कट ऑफ कैंसिल आउट हो जाएगा, जैसे कि ये क्यों कैंसिल आउट होगा डिटेल में जब डिस्कशन देखेंगे तब आप देख लीजिएगा। अब आपको केवल के अल्फा 1 अपॉन के अल्फा 2 का रेशियो लेना है। और सर के अल्फा क्या होता था, ये सारी चीजें मैंने यहां पर एक्सप्लेन कर रखी है, किस प्रकार हम लोग के अल्फा की जो है एनर्जी निकालते हैं, किस प्रकार जो है उसका वेवलेंथ निकालते हैं। तो आप सीधा बोलोगे सर इसमें डेल्टा ई बराबर आता था 13.6 z माइनस बी का स्क्वायर, मतलब z1 माइनस बी की वैल्यू 1 हो जाएगी, 1 अपॉन एन छोटा का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एन बड़े का स्क्वायर। बस ये जो टर्म है वो केवल इसके प्रोपोर्शनल आ रहा था, बाकी सारे टर्म आपके कांस्टेंट है, कैंसिल आउट हो जाएंगे। बस z1 की वैल्यू एक बार आपको पुट करनी है 46, एक बार पुट करनी है आपको 41। बात समझ में आ रही है? मतलब मैं सवाल को सिंपल तरीके से कर देता हूं, लिख देता हूं ताकि आपको दिखेगा कि ये सवाल भी 2 या 3 लाइन का ही था। देखो ध्यान से, देखो क्या पूछा उसने, रेशियो आर ऑफ वेवलेंथ ऑफ के अल्फा लाइन। देख मैं यहां पे लिख रहा हूं, ठीक है, डेल्टा E1 बाई डेल्टा E2, एनर्जी जो होती है लैम्डा के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है, केमिस्ट्री में पढ़ते हो आप लोग, बराबर ये कांस्टेंट सब कैंसिल आउट हो जाएगा, क्योंकि के अल्फा है, दोनों के लिए के सीरीज है, ठीक। और के अल्फा का मतलब आप समझ जाओ कहीं से भी, आई होप आप समझ गए होंगे के अल्फा के बीटा जो जिस प्रकार से हम लोग निकाला करते थे, क्योंकि दोनों की के अल्फा बोल दिया तो ये वाला टर्म भी सेम रहेगा, ये वाला टर्म भी सेम रहेगा, बस ये वाला टर्म बदलेंगे। एक बार आप लिखोगे 46 माइनस 1 का स्क्वायर और एक बार आप लिखोगे 41 माइनस 1 का स्क्वायर। इसका रेशियो उसने वहां पर दे रखा है। इसके बाद आपका क्वेश्चन ये बड़े प्यार से थोड़ी सी कैलकुलेशन के बाद सॉल्व हो जाएगा। क्लास नोट बेस का ही सवाल था। डिटेल्स सॉल्यूशन के लिए थोड़ा वेट कीजिए, जब मैं वीडियो बनाऊंगा तब आपको आराम से फॉर्मूला लिख लिख के मैं समझाऊंगा। देखो ये इसके पीछे की कहानी थी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल। भाई साहब इतना लल्लू सवाल है, ठीक है, इतना लल्लू सवाल है यहां पर। इसने बोला देखो ये बेसिकली 2 सवाल को मिक्स कर दिए, हमारे ही क्लास के कराए हुए 2 सवालों को एक साथ उसने पूछ लिया। अगर मैं आपसे पूछूं कि एक इनफाइनाइट वायर है, ए और बी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस बताओ, तो पॉजिटिव के पास बड़ा पोटेंशियल, उधर छोटा पोटेंशियल, तो दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस आता था 2k लैम्डा ln r बड़ा बटे r छोटा। एक पॉइंट P है, एक पॉइंट R है, ये इनफाइनाइट वायर है, ये R बड़ा 2 हो गया, R छोटा हाफ हो गया, तो इसका मतलब आप लिखोगे 2/0.5। ये पोटेंशियल डिफरेंस आ गया इनफाइनाइट वायर की वजह से। अब हमको लिखना है, उन्होंने बोला एक शेल हो रहा है, तो शेल की वजह से भी लिखते, शेल की वजह से अंदर पोटेंशियल कितना होता है सर, शेल की वजह से अंदर पोटेंशियल होता है KQ बटे रेडियस वाला R, ठीक है सर जी। और रेडियस कितनी दे दी शेल की उसने, 1 मीटर, माइनस क्योंकि डिफरेंस चाहिए R पर पोटेंशियल आप क्या लिखोगे, KQ बटे ये वाली डिस्टेंस 2। खत्म सवाल, दिस इज योर आंसर। लेकिन इसमें उसने थोड़ा सा गेम खेल दिया, उसने Q मुझे लगता है सिग्मा तो नहीं दिया उसने, नहीं उसने सीधा चार्ज दे देखा यहां पर, बस आपको बस चुपचाप वैल्यू पुट करनी है, सॉल्व करके आंसर आ जाएगा। गेम नहीं खेला, यही है, ठीक है। मुझे लगा कहीं सिग्मा ना दे दिया उसने, यही तुम्हारा आंसर है। अल्टीमेटली 2 फॉर्मूले मैंने यहां पर लिखा भी था, R बड़ा माइनस R छोटा, और ये दोनों सवाल जो है अलग अलग फॉर्म में क्लास में कराए हुए सवाल है। और मुझे पता था अक्सर ये बच्चों का डाउट होता है कि यार बच्चा इसमें कंफ्यूज होता है कि 2k लैम्डा R1 बाई R2 करें या R2 बाई R1 करें। वही चीज इस सवाल में देख पूछ ली। मैंने क्लास में बोला था भाई, अभी जो लक्ष्य का बैच चल रहा है उन्हें भी बोला मैंने कहा देखो एंड मोमेंट पर हम कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है, कि भाई साहब R1 बाई R2 था या R2 बाई R1 था, इसमें से इसको घटा रहे हैं, उसमें से इसको घटा रहे हैं। तो उसके लिए मैंने एक बढ़िया सी यहां पर काइंड ऑफ ट्रिक भी बताई थी, ये रही। जिन बच्चों ने क्लास अटेंड करी है वो समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूं, ठीक है। अब ऐसे भी सवाल करे थे भाई साहब, ठीक है। इस सवाल में सवाल अंतर क्या है, इसमें यहां पर एक गोला रख दिया। आई थिंक ये तो मुश्किल सवाल होगा जो हम लोग कर रहे हैं, ये आपके मॉड्यूल में भी सवाल आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। तो यहां से आपको एक सीख मिलती है भाई, मॉड्यूल के क्वेश्चन या जो भी आप जो है डीपीपी वगैरह के क्वेश्चन होते हैं उनको लगाया करो, ठीक है। क्लास नोट्स को तो भाई साहब ब्लाइंडली फॉलो करना है। आप देखो ये सारे सवाल क्लास नोट से ही मिलते जुलते आ रहे हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, अभी अभी पिक्चर अभी बाकी है दोस्त। अगला सवाल ये वाला सबसे मुश्किल सवाल ये बोला जा रहा है अब तक, मतलब काफी बच्चे इसमें पैनिक हो रहे हैं, सही सवाल पता नहीं कैसा होगा। ये सवाल हमारी क्लास का ही कराया हुआ है, ये रहा प्रूफ, देख ले भाई साहब। इस सवाल में बोला है कि भाई एक ब्लॉक है, इधर भी वेलोसिटी के साथ आ रहा है, यहां पर एक दूसरा ब्लॉक है और ये तीसरा ब्लॉक है, सबके मास सेम है,
सबके मास क्या है मेरे भाई, सेम है। ये आया, इससे टकराया। पहले सवाल में उसने बोला टकराने के बाद वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास ये दोनों का बटे ए ओमेगा का रेशियो बता दो। ऑल दो पैराग्राफ में 2 सवाल पूछे गए थे। जैसा मैंने आपको बोला पहले वही सवाल करें जो आपको आता है। इसका पहला सवाल तो आसान था, वो तो आप 3 नंबर बड़े आराम से निकाल सकते थे। ये रहा हमारा डिस्कशन, ये वाला पार्ट। सेम सवाल है भैया, एम नेचुरल मास हम यहां पे आके टकराया है, क्लियर है, ठीक है भाई साहब। यहां पे क्या होगा, वो भी मास आया, टकराया। जब वो टकराएगा, टकराने के बाद क्या होगा, पीछे वाले मास को कुछ वेलोसिटी दे देगा। ये सवाल भी हमने डिस्कस किया था कि भाई दोनों मास के पास अगर कुछ कुछ वेलोसिटी होती है और उसका के इतना है तो उसकी वेलोसिटी ऑफ सेंटर मास क्या होगा। सब यहां पे लिखा हुआ है कि वेलोसिटी ऑफ सेंटर मास क्या होगा इस केस के लिए, और मैक्सिमम एलोंगेशन और न जाने क्या क्या चीजें हम लोगों ने वहां पर भी डिस्कस किया था। सेम सवाल तुम्हारा जो है देखो यहां पर आया हुआ है। अब सर मैं एक बार इसको डिस्कस कर देता हूं ताकि आपको दिख जाए कि हाँ भैया वही क्वेश्चन है। ये देख ले, ये सेम लिखा हुआ है, ये वही है, देख ले भाई साहब, ठीक। अब इस सवाल को देख, ध्यान से देख, सुकून से देख, सुकून से, सुकून से। मैं मानता हूं एग्जामिनेशन प्रेशर होगा, आराम से, मैंने बोला आराम से जाना है, जो सवाल आपका करा हुआ आ जाए उसकी लैंग्वेज बड़े सुकून से पढ़नी है, ठीक है भैया। उसने बोला ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ठीक है सर जी, पहला, दूसरा, ये तीसरा, ठीक है सर जी। अब उसने बोला भाई पहले का जो डिस्प्लेसमेंट है वो ये है, x1 बराबर x0 प्लस डी प्लस ए साइन ओमेगा टी। मतलब वो कहना चाह रहा था पहला और दूसरा पहले से ऑसिलेशन कर रहे हैं, करने दे, तू क्यों लोड ले रहा भाई, करने दे, वो ऐसे ऐसे पहले से ऑसिलेशन कर रहे हैं, ठीक। और दूसरा वाला फाड़ से आके उससे टकरा गया, टेंशन ना ले, ठीक है भैया, x1 आ गया। अब अगर मैं यहां से पूछूं भाई ये है क्या, सवाल अगर पड़ेगा, उसने बोला t बराबर 0 पर कोलिजन हुआ है, तो भैया मुझे तो t बराबर 0 की कहानी चाहिए, तो t बराबर 0 पुट कर दे इसमें, ये पूरा मैटर ही खत्म हो गया। x1 कितना आ गया, x0 प्लस डी। तो अगर ये x0 है तो इसका मतलब ये वाली डिस्टेंस कितनी आ गई है, d आ गई है। इसका मतलब पहला वाला जो पार्टिकल है वो आगे d डिस्टेंस दूरी पर है। ऑल दो इतने सबकी जरूरत नहीं पड़ेगी, सवाल एकदम हो जाएगा, ठीक है, वो तो मैं क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर रहा हूं। दूसरे केस में अगर मैं यहां पर t बराबर 0 पुट करूंगा x2 के लिए, तो जैसे ही t बराबर 0 पुट करूंगा 0 बन जाएगा। तो x2 की जो वैल्यू आई t बराबर 0 पर, वो x0 माइनस डी आ गई। अगर ये x0 की पोजीशन है, इसका मतलब दूसरा वाला पीछे d डिस्टेंस दूरी पर है, मतलब उसी कहानी को बकैती में झाड़ रहा है वो, ठीक है। अभी सुन सुन सुन, अब जो है, अब तू ये बता, जब ये आके इससे टकराएगा तो क्या हमारे पास ये आवश्यकता पड़े, हमें जरूरी है कि दोनों पार्टिकल की हमें लोकेशन भले ही ना पता हो लेकिन वेलोसिटी तो पता हो भाई साहब। तो अगर मैं इसको डिफरेंशिएट कर दूं, देख ध्यान से देख, मैं इसको डिफरेंशिएट कर दूं तो v1 आ जाएगा, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 0, ये आ जाएगा a ओमेगा cos ओमेगा t, ठीक है सर जी। और अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा तो v2 आ जाएगा 0 0 0 माइनस a ओमेगा साइन ओमेगा t। अब सॉरी, सही जा रहे हैं, cos ओमेगा टी, साइन ओमेगा टी नहीं मेरे भाई, cos ओमेगा टी, साइन का डिफरेंशिएशन cos होता है, cos ओमेगा टी। कोलिजन हुआ t बराबर 0 पर, तो मैं t बराबर 0 का डायग्राम बना लेता हूं, सवाल उसके बाद पूरा सॉल्व हो जाएगा। तो t बराबर 0 का डायग्राम देख सर, ये 2 वाला पार्टिकल है, इसकी वेलोसिटी कितनी है सर, t बराबर 0 पुट कर दो, पीछे की तरफ a ओमेगा, ठीक है सर जी, ओके। मैंने कहा दूसरे वाली की वेलोसिटी बता, सर t बराबर 0 पुट कर दो, आगे की तरफ a ओमेगा, ठीक है सर जी। और यहीं पर आ गया इसका दूसरा सजनिया, कितनी वेलोसिटी के साथ, इसकी वेलोसिटी u0 है, u0 को a ओमेगा बाई 2 कह रहा है, a ओमेगा बाई 2। भैया इसका मास, इसका मास, इसका मास सेम है, ये इससे टकराएगा। याद करो हर कंसेप्ट क्लास में बताया था, जब इससे टकराएगा तो हो सकता है स्प्रिंग फोर्स लग रहा हो, लेकिन स्प्रिंग एक नल्ला फोर्स होता है, नॉन इंपल्सिव फोर्स होता है, वो कुछ नहीं कर सकता यहां पर। इसका मतलब टकराने से पहले, टकराने के बाद आप मोमेंटम कंजर्व कर सकते हो, और ये सब भी करने की जरूरत नहीं है। तू सीधा बोलेगा भैया इसका भी मास है, इसका भी मास है, और दोनों के बीच में इलास्टिक कोलिजन हुआ है, उसने इलास्टिक कोलिजन वर्ड यूज किया है यहां पर। इसका मतलब इलास्टिक कोलिजन जब भी कभी होता है तो अपनी वाली उसको दे देता है, उसकी वाली अपने पास रख लेता है। आई होप ये सेंटेंस आप समझ गए होंगे मैंने क्यों यूज किया था। सेंटेंस इसलिए यूज नहीं किया था कि आप हंसो, ठीक है, इसलिए यूज किया था कि सही टाइम पे उसको इस्तेमाल कर सको, रिकॉल कर पाओ, ठीक। इसमें कभी कभी कुछ बच्चे बोलते हैं सर ऐसे ऐसे सेंटेंस का यूज करते हो, ये आप टीचर हो फलाना नहीं, आप भाड़ में गई चीजें। सवाल बनना इंपॉर्टेंट है, दैट इज इंपॉर्टेंट। अगर आप सवाल बना पा रहे हो तब मैं मानूंगा कि हाँ आई एम वेरी क्लोज टू ए टीचर, ठीक। तो याद करो, अब क्या करेगा, ये अपनी वाली वेलोसिटी उसको दे देगा, ठीक है सर जी। तो जैसे ही अपनी वाली वेलोसिटी उसको दे देगा तो इसकी वेलोसिटी ओमेगा बाई 2 है, तो इसकी वेलोसिटी हो जाएगी a ओमेगा बाई 2। मैंने कहा ठीक है, और इसकी वेलोसिटी तो भैया a ही ओमेगा रहेगी। क्यों, अरे भैया नॉन इंपल्सिव फोर्स है भैया, स्प्रिंग फोर्स, वो थोड़ी ना उसकी वेलोसिटी चेंज कर देगा। सवाल आपका सॉल्व हो चुका है। अब मैं अगर आपसे पूछूं, मैंने कहा भैया बता दे इसका वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास कितना होगा, तो ये सवाल मेरे भाई यही आ चुका है, 10 20
ए ओमेगा बाई 2 ए ओमेगा, डाटा भी वही चल रहा है, ठीक है। ये 10 मानू तो 20 ही हो जाएगा, ठीक ठीक है सर जी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो सर वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या लिखूंगा? बोले m1 v1 प्लस m2 v2 बटे m1 प्लस m2। सॉल्व करोगे आंसर आ जाएगा 3/4। खत्म सवाल। सिंपल सवाल, सिंपल। उन बच्चों के लिए सिंपल है जिन्होंने सारी क्लास अटेंड करी है। 3 नंबर तेरे आई थिंक यहां से भी आ जाएंगे बड़े आराम से। उसके बाद इसका एक और अगला पार्ट है कि सर कोलिजन अगर यहां होगा तो इसके लिए एम्पलीट्यूड का रेशियो ये सब बता दो। उस मेंटल प्रेशर में मैं मानता हूं ये सवाल शायद बच्चों ने ना किया हो, या मैं उम्मीद भी नहीं करता कि आप ये करो, ठीक है, क्योंकि 1 घंटे में हमें जितना हमें आता है हमने उतना ही कर लिया तो हमारा काम हो जाएगा। इसको मैं प्रॉपर डिस्कस करूंगा सवाल को, टेंशन बिल्कुल मत लीजिए। लेकिन अभी हमें यहां से एक सीख मिली है कि भैया जो क्लास में आया हुआ सवाल है उसको सबसे पहले करना है। हमें 3 नंबर वहां से मिल गए, चुपचाप नमस्ते करो, निकल लो यहां से भाई साहब। बोला हो गया हो गया हो गया भैया, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, ये बहुत ही सिंपल सवाल आया है भाई साहब, ठीक है। ये सवाल तो नीट वाले बच्चे भी कर देंगे क्योंकि बहुत आसान सवाल था ये। उसने बोला डायमेंशन ऑफ ए कोन आर यूजिंग इन ए स्केल विद द लीस्ट काउंट इतना, डायमीटर, बेस एंड हाइट आर बोथ आर मेजर टू बी इतना। भैया कोन का अगर आप लिखोगे मैक्सिमम परसेंटेज एरर इन द वॉल्यूम, कोन का जो वॉल्यूम होता है वो पाई आर स्क्वायर एच होता है। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, पाई डी स्क्वायर एच बाई 4, ऐसे लिख सकते हो। दैट मीन्स डेल्टा बी बाई बी बराबर 2 डेल्टा डी बाई डी प्लस डेल्टा एच बाई एच। इस पे बेस हम लोगों ने काफी सवाल किए हैं। देखो मैंने स्फीयर मान के भी सॉल्व कराया था सवाल को, या कोन दे दिया है। अंतर इतना है, स्फीयर का वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यू होता है, कोन का वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर एच होता है। फिर ये सवाल कराने के बाद फिर मैंने यहां पर इमेज का भी सवाल कराया था जिसमें जो है सरफेस एरिया के साथ गेम खेल दिया था। सवाल बिल्कुल सेम है। कुछ बच्चे इसको डायरेक्टली भी कर सकते हैं। डायरेक्टली कैसे? बोले सर जी एक बात बताओ, सर दोनों की लेंथ 20-20 है। मैंने कहा हाँ। सर दोनों का लीस्ट काउंट भी 2 mm है। लीस्ट काउंट मतलब वो जो एरर कर सकते हो आप। मैंने कहा हाँ। तो सर एक बात बताओ, वॉल्यूम क्या होगा? पाई आर स्क्वायर एच। इसका मतलब लेंथ के क्यूब पे जा रहा है। अब आर या एच तो बराबर ही होगी ना, तो एल मान ले, तो एल के क्यूब पे जा रहा है, तो डेल्टा बी बाई बी बराबर 3 डेल्टा एल बाई एल। सवाल तेरा सॉल्व हो गया। 3 डेल्टा एल बाई एल, डेल्टा एल उसने दे दिया 2 mm, 2 × 10⁻³ बटे 20 सेंटीमीटर, 20 × 10⁻²। सॉल्व करेंगे आंसर निकल के आ जाएगा। परसेंटेज पूछा है तो 100 से मल्टीप्लाई कर देना। तो हमारी बात पर आप यहां से भी जा सकते हो। ये कुछ क्लास के मोमेंट है बेटा, कहां गए ये ले। मैं ये कह रहा था परसेंटेज अगर पूछेगा तो 100 से मल्टीप्लाई कर देना। ऐसे सवाल जेमेन से पूछे गए हैं और एडवांस में भी ऐसे सवाल आ सकते हैं, ठीक है। यही बोल रहा था मैं इनडायरेक्टली। अब क्योंकि यार 2 घंटे की क्लास में दिमाग में इतनी भसड़ चल रही होती है, जब हम लोग क्लास ले रहे होते हैं, स्पैमिंग अलग से चल रही होती है, तो दिमाग अगर बढ़िया जगह स्टेबिलिटी के साथ रहे तो एक एक वर्ड जबान से बिल्कुल करेक्टली निकलते हैं। लेकिन फिर भी ऑलमोस्ट मैं बच्चे को ये कहना चाह रहा था कि ऐसे सवाल अगर आए तो छोड़ना नहीं है, सही करके आना है। खैर ये बहुत अनएक्सपेक्टेड सवाल था। मैं तो जेईई मेंस उम्मीद कर रहा था जेईई एडवांस ही पूछ लेगा, पता नहीं, बस पूछ लिया तो पूछ लिया, क्या करें भाई, ठीक है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। ये सवाल ध्यान से देखो। सवाल में इसने ये बोला है कि भाई एक पत्थर इधर फेंक के मारा है V0 से θ1 एंगल पर, और एक पत्थर इधर फेंक के मारा है U से θ2 डिग्री पर। ये θ1 है, θ2 है। ये है 0,0 और ये है L,0। दोनों पत्थर हवा में टकरा गए। दोनों केस, एक केस में उसने वैल्यूज दे दी, दूसरी वैल्यू के दे दी, मतलब 2 केस बना दिए। पहले केस में ऐसे हवा में टकराए हैं तो टाइम t1 लगा है, दूसरे केस में एक को बदल दिया और फिर हवा में टकरा गए हैं, तो बता दो टाइम का जो भी है उसका रेशियो बता दो। सिंपल क्लास नोट बेस्ड सवाल था। मैं एक बार सवाल समझा देता हूं। देखो सवाल में उसने बोला है कि सबसे पहले हमने पत्थर को फेंक के मारा है किस किस एंगल पर? बोले 45 पर। ये भी 45, ये भी 45, और ये वेलोसिटी रखी v और ये वेलोसिटी रखी u। ठीक है भाई साहब, ओके ठीक है। दूसरे केस में उसने बोला है कि V0 को तो मैंने फिक्स कर दिया, ठीक है सर। एक को फेंक के मारा है मैंने 60 पर और दूसरे को फेंक के मारा है मैंने 30 पर, और इसकी U को चेंज कर दिया, U फाइनल कर दे, अब फिर भी कोलिजन हो गया। मतलब कंडीशन ऑफ कोलिजन बस केवल यह अप्लाई करना था। जिन बच्चों ने आर्टिकल पढ़ा है मैं उन्हें बता दूं कि भाई साहब जब अगर एक ही टाइम पर दोनों पत्थर को हवा में फेंका है तो सबसे पहले वर्टिकल वेलोसिटी सेम होनी चाहिए, पहली इक्वेशन, और वर्टिकल वेलोसिटी सेम होगी तो भाई साहब वो टकरा जाएंगे। और उसके बाद के सवाल देख 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 80√2v 45 53 420। बात समझ में आ रही है? कब टकराएंगे ये भी निकलवा रखा है, कब टकराएंगे वो फंक्शन सब दे रखा है। बस
हमने डाटा के साथ खेला था, इन्होंने वेरिएबल के साथ खेल दिया है। अब इस सवाल को देखेंगे हम लोग। सेम चीज हमने यहां भी देखा था, कितनी देर हवा में रह सकता है ये भी निकालो, एक्स की वैल्यू कितनी होनी चाहिए कि हवा में कोलिजन हो जाए ये भी निकालो। इस प्रकार में ये एक और सवाल कराया था मैंने, फिर से मैंने कहा ले भैया देख ले भैया, यहाँ पे 80 sin 45 है और ये है, देख लो कोलिजन के लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए, वर्टिकल वेलोसिटी सेम होनी चाहिए। यही सेम सवाल बार बार वहां पे कराए गए थे। आप चाहो तो इस सवाल को मैं यहाँ पे डिस्कस कर देता हूं शॉर्टकट में, आप देख लो भैया जल्दी से। बोले सर जी पहला वाला एंगल 45, दूसरा वाला शुरू में दोनों एंगल 45 है। मैंने कहा ठीक है भैया 45 है, ठीक है सर। तो पहली क्वेश्चन आएगी V नॉट साइन 45 बराबर U साइन 45। ठीक है सर जी, ओके, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। दोनों बराबर मतलब शुरू में पहले वाले कंडीशन के लिए V बराबर U आ गया। अगर ये T टाइम पे टकराए हैं तो इसकी इधर वेलोसिटी कितनी होगी सर, V नॉट cos 45, इसकी इधर कितनी होगी U cos 45। मान लो कोलिजन हुआ T टाइम पे तो इंटू T बराबर L, ये मैंने कंडीशन ऑफ कोलिजन लिख दी हॉरिजॉन्टल में, हॉरिजॉन्टल रिलेटिव वाली इक्वेशन लिख दी। ठीक है भाई साहब, B बराबर U है, बहुत ही सिंपल सी सवाल, बहुत ही सिंपल सी इक्वेशन आ गई। ये T1 है। दूसरे केस में क्या हुआ, इसको तो रखा B2 सॉरी B नॉट, ये एंगल कर दिया 60, तो मैं लिखूंगा B नॉट साइन 60 बराबर, इसको चेंज कर दिया और ये वाला एंगल उसने 30 रख दिया, U फाइनल साइन 30। पहली इक्वेशन आ गई वर्टिकल वेलोसिटी सेम करके। और कोलिजन के लिए क्या लिखेंगे, इसकी इधर वाली वेलोसिटी, इसकी इधर वाली वेलोसिटी, दोनों का मिलकर L चलना है। और अगर कोलिजन T2 टाइम में हुआ है तो T2 टाइम में दोनों का मिलकर L चलना है। इसका मतलब रिलेटिव वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, बोले भैया V नॉट cos 60 प्लस U फाइनल cos 30 इंटू T2। अगर T2 टाइम में दोनों टकराए हैं तो हॉरिजॉन्टल में रिलेटिव वेलोसिटी इंटू T2 बराबर L। बस आप इनको रेशियो ले लीजिएगा और वैल्यू पुट करके सॉल्व करके आपका आंसर आ जाएगा। जब प्रॉपर वीडियो में डिस्कस करूंगा उसमें आप देख लीजिएगा, यही है, ऐसे ही इसको सॉल्व करना है। थोड़ी सी इसके बाद रेशियो की कैलकुलेशन जाएगी, इसका आंसर √2 का स्क्वायर जाता है, दैट मींस 2 जाता है। आई थिंक ये भी आसान सवाल है, क्लास में कराने वाला ही सवाल था। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। बात समझ मारिए, एक मिनट पानी पी लेता हूं। हाँ ध्यान से देख सवाल में, भैया उसने बोला कि यहां से एक चार्ज पार्टिकल को फेंक के मारा है। ठीक है भैया फेंक के मारा है। जब वो फेंक के मारा यहां इस मैग्नेटिक फील्ड के रीजन के अंदर घुस गया, लेकिन उससे पहले उसने एक छोटा सा सवाल और ऐड कर दिया। क्या बोल दिया, बोले पॉजिटिवली सिंगली आयोनाइज्ड एटम ऑफ मास नंबर A इज एक्सेलरेटेड फ्रॉम रेस्ट बाय ए वोल्टेज ऑफ 192 वोल्ट। तो मैं आप बच्चों को क्लास में हमेशा लिखवा रखा है, सलीमियस गुप्ता कंसेप्ट में भी मैंने लिखा रखा है, एक्सेसिव है एसकेसी में, कि अगर मैं Q चार्ज को रेस्ट से पोटेंशियल डिफरेंस डेल्टा V से एक्सेलरेट करूंगा तो उसकी फाइनल काइनेटिक एनर्जी Q इंटू डेल्टा V होगी। मतलब यहां से जो चार्ज पार्टिकल फेंक के मारा है, जब वो यहां पहुंचेगा तो उसकी काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी Q इंटू 192। अब जैसे ही वो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर परपेंडिकुलरली घुसा है, अब अगर ये रीजन बहुत बड़ा है आगे तक, इसका मतलब अब ये गोल 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 घूमेगा और फटाक से ऐसे घूम के ये टकराएगा, लौट के वापस आ जाएगा, हाफ सर्किल कंप्लीट करेगा। ऐसे सवाल हमने क्लास में कर रखे हैं। कहां कर रखे हैं भाई साहब, ये रे आप देखिए यहां पर ऐसे सवाल क्लास में कर रखे थे कि यहां से फेंक के मारा, घूम के वापस आ गया इस तरफ से। किसी एंगल पे एंगल वाले भी सवाल किए थे, खैर ये तो आपके मॉड्यूल में भी सवाल होते हैं। तो ये क्वेश्चन क्लास का ही करा हुआ है, क्लास नोट्स में हम लोगों ने इसकी प्रैक्टिस करी थी। बस इसमें कैलकुलेशन है, सवाल में फिजिक्स नहीं है, कैलकुलेशन है थोड़ी सी। अब चेक करके देख कैसे कैलकुलेशन है, ये मैंने यहां पे लिख दिया है समय बचाने के लिए। सर Q इंटू डेल्टा बी बराबर हाफ mv स्क्वायर। इसका मतलब टकराने से पहले जैसे ही चार्ज पार्टिकल यहां पे अंदर घुसा होगा तो यहां पे उसकी वेलोसिटी v होगी। ठीक है भाई साहब। अब आपको पता होगा कि r बराबर क्या होता है, mv बाई क्यू। मैग्नेटिक फील्ड के अंदर गया है, गोल 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 घूमेगा। अगर 90 डिग्री पे गया है तो 90 डिग्री से ही वापस आएगा। ये देखो मैंने यहां पर करवा रखा है, चेंज इन मोमेंटम भी निकलवाया था, क्या क्या चीजें हो सकती है, कितना टाइम स्पेंड करेगा मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, कितना डिस्टेंस कवर करेगा, कितना एंगल रोटेट करेगा, सब क्लास में करवा रखा है। उसने इतना नहीं पूछा, उसने बोला भैया 90 पे गया है, तो बच्चों को याद ही रहता है ये चीज। बोले 90 पे गया तो ऐसे ही बाहर आएगा और ये एक सर्किल कंप्लीट करेगा। दैट मींस ये वाली जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस हो जाएगी 2r, डायमीटर हो जाएगी। तो मैंने ये चीज यहां लिख दी है, r बराबर mb बाई क्यूबी। v की वैल्यू मैंने यहां से पुट कर दी है, ये r आ गया है। अच्छा करने के लिए इसको और अंदर लेके चला गया, m स्क्वायर चला जाएगा अंदर, m से m कैंसिल आउट, q चला जाएगा अंदर, q स्क्वायर बन जाएगा, q से कैंसिल आउट, तो ये हमारा r आ गया। दैट मींस जब वो बाहर निकलेगा तो नीचे कितनी डेप्थ से वो बाहर निकलेगा, वो डिस्टेंस अगर मैं x कहूं तो x बराबर 2r। 2 से मैंने इसको मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से मल्टीप्लाई करोगे अंदर 2 का स्क्वायर 4 दूनी 8, ये टर्म आ गया। मैग्नेटिक फील्ड उसने दे रखी है 0.1, दैट मींस 0.1 रखूंगा तो ये हमारा x की वैल्यू निकल के आ गई। आई थिंक ये यहां तक पहुंचने में बच्चे को लगे होंगे 2 मिनट, मैं मान सकता हूं इस चीज को।
पेशेंस के साथ आराम से करना था सवाल को पढ़ा आराम से, सुकून से 2 से 2.5 मिनट में वो यहां तक पहुंच गए। ओके, अब उसके बाद सवाल देख क्या, क्योंकि मल्टीपल चॉइस है, नंबर भी तो 4 मिलेंगे। पहला सवाल, वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच एच प्लस आयन इज 4 सेंटीमीटर। अब तो ये बता, एच प्लस आयन का मतलब क्यू की वैल्यू 1 ही हो गया, 1.6 × 10⁻19। एम की वैल्यू आप बोल सकते हो सर एच प्लस के लिए इसका मतलब केवल यही हो जाएगा, एम की वैल्यू 5/3 × 10⁻27। समझ में आ रही है? दैट मींस अब इसके बाद आपको चुपचाप यहां पर वैल्यू ही पुट करनी है, जैसी वैल्यू पुट करोगे सॉल्व होगे, बढ़िया सा आंसर निकल के आ जाता है एक्स। दूसरा सवाल देख, उसने बोला वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच एन आयन विद एम बराबर 144 इज 48 सेंटीमीटर। मतलब एम की जगह 148 रख दो आप, 148 इंटू दिस, क्योंकि इसमें दे रखा है उसने एम इज क्या, उन्हें दे रखा है एम इज द मास नंबर। मास नंबर का मतलब आप समझ जाओ, मास नंबर का मतलब है नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। सिंपल सी मॉडर्न फिजिक्स यार, केमिस्ट्री में पढ़ते हो यार आप लोग, ठीक? तो यहां पर जैसे सब 144 न्यूट्रॉन है, टोटल मास कितना हो जाएगा 144 इंटू ये, जैसे आप वैल्यू पुट करोगे सॉल्व करोगे आपका आंसर यहां से मैच कर जाएगा। पहला और दूसरा आंसर आपका शायद इसमें मैच कर जाता है। अब तीसरे सवाल में थोड़ा सा दिमाग लगाना था। उसने बोला कि भाई ये बताओ, यहां से हमने चार्ज पार्टिकल को फेंक के मारा, ऐसे गोली मारी, टपाश, गोली गई यूं घूम के वापस आई। तो ऐसा समझो आप इधर प्लेट लिए बैठे हो, गोली मारी टपाश, प्लेट लिए बैठो, टन से प्लेट पर टकरा गई। तो हुआ ये, उसने बोला कि अब मैं एक काम कर रहा हूं कि मास नंबर को चेंज कर रहा हूं यहां से। मतलब उसने बोला कि मास नंबर 1 से लेके मास नंबर 196 तक की मैं गोलियां मारूंगा इधर से, ठीक है, आयंस के फॉर्म में। तब बताओ इसको मैं कहां रखूं इसको मैं। तो आप सिंपल सा सवाल था, जैसी सवाल समझे होंगे, आई होप आपको 30 40 50 सेकंड समझने में लग गए होंगे सवाल को। आप सीधा बोलोगे, बोले सर जी देखो एक बात बताओ, 30 40 नहीं 30 में ही समझ में आ जाता है वैसे तो। बोले सर ये बताओ, जिसका मास कम उसका एक्स कम। मैंने कहा हाँ, तो सर जिसका मास जितना कम होगा वो उतनी जल्दी निकलेगा, उतना करीबी से निकलेगा। मतलब किसी का मास अगर 1 है तो वो ऐसे निकल जाएगा, ट्विंग, ये डिस्टेंस आ गई x1, x छोटा वाला हो गया है। मैंने कहा ठीक है, जिसका मास सबसे ज्यादा उसका x सबसे ज्यादा, मतलब वो जब नीचे से निकलेगा तो ज्यादा नीचे से निकलेगा, तो 192 वाला ऐसा निकलेगा, श्यूं टपाश। तो क्या इन दोनों की ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी बस अब x2, x बड़ा। तो क्या मैं ये बोल दूं कि भैया हमें इन दोनों के बीच में ही इसको रखना पड़ेगा। छोटे से छोटे मास वाला निकल गया ऐसे टपाश, बड़े से बड़े मास वाला निकला ऐसे टपाश। तो मैं प्लेट को कहां रख दूं कि दोनों के दोनों आ जाएं और उनके दोनों के बीच में कोई भी मास फेंक के मारो वो भी यहां पे ऑक्यूपाई हो जाए, वो भी इस प्लेट पे टकरा जाए। आप बोलोगे बीच में, मतलब x2 माइनस x1। चुपचाप आप वैल्यू पुट करके सॉल्व करके आंसर आ जाएगा। ये मत समझना लेंथी है, बहुत आसान है। अगर आप सही में बता रहा हूं, देख जब आप इसको सॉल्व करोगे ना, देखो जैसे ही आप रखोगे x बड़ा माइनस x छोटा, देख जैसे ही आप रखोगे ये टर्म तुम्हारे कांस्टेंट आ जाएंगे, कॉमन निकल के बाहर आ जाएंगे। 800 इंटू 192 बटे क्यू 1.6 इंटू 10⁻⁻19। ठीक है भाई साहब, और m के साथ ये वाला टर्म भी बाहर आ जाएगा निकल के, 5/3 इंटू 10⁻27 का अंडर रूट। अब अगर जब रखोगे एक बार m की जगह क्या रखोगे 196, एक बार रखोगे 1, और जब वो घटाओगे तो ये आएगा, देखिए ये 96 का अंडर रूट 14 और ये कितना 13। मतलब इस टर्म को 13 से गुणा करना है, खत्म कहानी। क्लियर है? तो ये सवाल भी आप देख सकते हो, सुकून वाला सवाल था, होने वाला सवाल था। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, इतना आसान सवाल भाई, ठीक है। किसी डायपोल मोमेंट को इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखते तो उस पर टॉर्क लगता था। वो ये कहना चाह रहा भाई हमने डायपोल मोमेंट को यहां पे रख दिया, ठीक है, तो क्या इस शेल की वजह से यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगी ई? बोला हाँ सर इधर ई हो जाएगी। तो बताओ टॉर्क कितना होगा? बोले टॉर्क हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड के क्यू बाई स्मॉल आर स्क्वायर इंटू पी नॉट इंटू साइन थीटा, पीई साइन थीटा, पी क्रॉस ई टॉर्क होता है, पी क्रॉस ई, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड सर गोले की वजह से बाहरी इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है के क्यू बाई आर स्क्वायर। वो कह रहा है मैं क्यू नहीं दूंगा, मैं सिग्मा दूंगा। अब दे दे भाई सिग्मा, मैं लिख दूंगा क्यू बटे 4 पाई आर स्क्वायर। टेंशन क्यों ले रहा है? सॉरी रेडियस का स्क्वायर, ठीक है ठीक है। अब सवाल देख, तो भाई फॉर वेरी स्मॉल थीटा साइन थीटा बिकम थीटा, ये एंगुलर एसएचएम करेगा, लेकिन कहां के लिए करेगा? बाहर के लिए करेगा। अंदर तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होती है, तो अंदर तो टॉर्क ही नहीं लगेगा, तो बाहर की तरफ। अब ऑप्शन देख, उसने बोला डायपोल विल अंडरगो स्मॉल ऑसिलेशन फॉर एनी फाइनाइट वैल्यू ऑफ आर। गलत, अंदर ही अंदर रखो भाई साहब, डायपोल विल अंडरगो द स्मॉल ऑसिलेशन फाइनाइट वैल्यू ऑफ, बिल्कुल सही बात है।
अब उसने बोला है कि अगर आर की वैल्यू मैं इतनी पुट कर दूं तो टाइम पीरियड बता दो। यहां से आप सीधा सीधा लिख सकते हो, बोले टॉर्क बराबर आप यहां से लिख सकते हो क्या, के क्यू बटे आर स्क्वायर पी नॉट इंटू साइन थीटा इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू थीटा। टॉर्क बराबर आई अल्फा भी कर सकते हो, या टॉर्क बराबर के थीटा के फॉर्म में टाइम पीरियड आप निकाल सकते हो 2 पाई अंडर रूट एम की जगह आई आ जाता था एंगुलर एसएचएम में, याद कीजिएगा क्लास में करा रखा है सब। टी बराबर 2 पाई एम बाई के होता था लीनियर एसएचएम में, टी बराबर 2 पाई अंडर आई बाई के हुआ करता था एंगुलर एसएचएम के लिए। आई इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जो कि उसने यहां पर गिवन कर रखा है जहां तक मुझे लग रहा है, देख उसने गिवन भी कर दिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया गिवन कर दिया, बटे ये पूरा थामझाम मतलब के क्यू पी नॉट बटे आर स्क्वायर। आपको बस आर की वैल्यू पुट करनी है यहां पर, सॉल्व करके आपका आंसर आ जाएगा। ऑल द सुन सुन सुन, उसने ये नहीं पूछा, उसने क्या पूछ लिया, एंगुलर फ्रीक्वेंसी मतलब ओमेगा पूछ लिया। तो ओमेगा बराबर आ जाएगा अंडर रूट के क्यू पी नॉट बटे आई आर स्क्वायर। ये तो तुझे साफ साफ दिख जाएगा डी ऑप्शन। उसने बोला आर की वैल्यू 10 आर है, देख मुश्किल से 2 मिनट का भी सवाल नहीं था, आर की वैल्यू 10 आर है, जैसे ही 10 आर पुट करोगे तो नीचे 100 आ जाएगा, फिर आंसर मैच कर जाएगा। ठीक है, आप जब सॉल्व करोगे तो मेरे हिसाब से कोई सवाल में कोई दम नहीं था, आसानी सवाल था। तो ये सवाल थे जो एज इट इज आपको क्लास नोट पे बेस देखने के लिए मिले थे। अब कुछ सवाल वो देख लेते हैं जो मैं कभी बोल के गुजरा हूं, डिस्कस करके गुजरा हूं, लेकिन एज इट इज आए हैं, होने वाले सवाल थे। जैसे पहला सवाल ये, इसमें उसने क्या किया, इस सवाल में बहुत ही आसान सवाल है, उसने पूछ लिया भैया 8वां मैक्सिमम बता दो। ठीक है, 8वां मैक्सिमम बता दो, बता देंगे सर। बोले 8वां मैक्सिमम का भाई कितना होता है भाई 8। बोले सर वो था 8 लैम्डा डी बाई डी। ठीक है सर, लेकिन उसने थोड़ा चेंज कर दिया सवाल जब आप पढ़ोगे। बोले क्या कर दिया, बोले भाई ये जो डी है ना ये बदल रही है। अच्छा डी बदल रही है तो ठीक है, डी बदलेगा तो ये भी बदलेगा। मैंने कहा बिल्कुल सही बात है। तो इसका मतलब 8वां जो मैक्सिमा है वो ऐसे घूम रहा होगा, ऐसे ऑसिलेट कर रहा होगा। उसने बोला भाई ये बता दो वो मैक्सिमम जहां तक गया होगा और मिनिमम जहां तक गया होगा उसके बीच का डिस्टेंस बता दो। मतलब सीधी सी बात यह है कि सर 8 ऐसे ही रहेगा, लैम्डा ऐसे ही रहेगा, डी ऐसे ही रहेगा। स्मॉल डी जो है, स्मॉल डी उसने दे रखा है ये 0.8 प्लस 0.04 साइन ओमेगा टी। और मैं हमेशा बच्चों क्लास में बोलता हूं यूनिट पे विशेष ध्यान देना है, मिलीमीटर है तो 10⁻³ ऊपर 10⁻³ बन जाएगा। मतलब सवाल केवल इतना सा है भाई कि अलग अलग टाइम पर भाई अलग अलग वाई की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी। तू कहेगा सर ये पूरा तामझाम जब ये मिनिमम हो जाएगा, और साइन ओमेगा टी की मिनिमम वैल्यू कितनी होती है, बोले -1 होती है। जब आप -1 रखोगे तो ये आ जाएगा 0.8 में से, अगर आप जो है इसको मैं ऐसा कर देता हूं सब 0.8 में से 0.04 घटाओ 0.76। मैं पूछूं वाई की मिनिमम वैल्यू बता दे कितनी होगी, आप बोलोगे वाई की मिनिमम वैल्यू हो जाएगी जब ये मैक्सिमम हो जाएगा। और साइन ओमेगा टी की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है 1, दैट मींस आप बोलोगे 0.8 प्लस 0.04 जो कि बन जाएगा 0.84। बस उसने इसका डिफरेंस पूछ लिया, चुपचाप घटा दीजिएगा, बढ़िया आंसर मैच करेगा आपका। थोड़ी सी कैलकुलेशन आ सकती है, पेशेंस रखिएगा, लेकिन वाईडीएससी के सवाल तो हमने क्लास में किए थे तो उसमें तो कैलकुलेशन आती ही थी। वाईडीएससी, मॉडर्न फिजिक्स और जो है एक और चैप्टर आता है अल्टरनेटिंग करंट, इसमें तो कैलकुलेशन आती ही है। तो हम इसकी प्रैक्टिस भी करी थी, मैंने बैच में प्रैक्टिस भी करवाई थी, इसलिए मैंने मॉडर्न फिजिक्स में कुछ सवाल अलग से दिए थे बच्चों को, अल्टरनेटिंग करंट में भी दिए थे। मैंने कहा पूरा सॉल्व करो, 2 बार सॉल्व करो, 3 बार सॉल्व करो, ताकि आप कैलकुलेशन के लिए फाइट मार सको वहां पर। तो भाई वही सवाल है, अब दोनों को घटाना है, तुम्हारा ये आंसर आ गया। 3 नंबर फोकट का है। इसके बाद इसका जो बी पार्ट था, पैराग्राफ है, वो थोड़ा लेंदी है, वो हम नहीं कर रहे। नमस्ते करो, निकल लो, सिंपल सा सवाल है, तो सॉल्व करो, आगे बढ़ो। नेक्स्ट, उसके बाद आई थिंक ये सवाल आपके सॉल्व हो गए हैं। अब जैसे क्वेश्चन ये है, बहुत ही लल्लू सवाल है। सवाल ये कह रहा है, देख एक कैपिटल एम मास है, ठीक है सर, एक स्मॉल एम मास है, ठीक है सर, ये इसके चाहो तो गोल गोल घूम रहा है, ठीक है। टाइम पीरियड बताओ, निकाल लोगे? gm/m2/r² mv²/r, हाँ निकाल लेंगे। अब उसने बोला मैंने एक फील्ड और लगा दी, एक ग्रेविटेशनल फील्ड और लगा दी, तो आप इसको इलेक्ट्रोस्टैटिक से करो, मतलब चार्ज घूम रहा है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड और लगा दी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से एक फोर्स और लग जाएगा। तो पहले तो एक फोर्स लग ही रहा था, एक एक्स्ट्रा फोर्स और लग गया, अब दोनों फोर्स मिलकर mv²/r दे देंगे, या mr⍵² दे देंगे, खत्म कहानी। ठीक, तो ये सवाल में बस इतना ही है। अगर तुम ध्यान से देखो, मैं सवाल को देख रहा हूं, यहां पे पढ़ रहा हूं, ध्यान से देखना, जैसे जैसे आप पढ़ते जाओगे वैसे वैसे आप समझते जाओगे कि पार्टिकल ऑफ मास एम अंडरगो द इन्फ्लुएंस ऑफ द ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ ए बॉडी। उन्होंने बोला कि भाई साहब एक बॉडी है एम, उसकी ग्रेविटेशनल फील्ड के इफेक्ट में वो घूम रहा है, दैट मींस ये कैपिटल मास एम है, इसके इफेक्ट में r डिस्टेंस दूरी पर सपोज स्मॉल एम गोल 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 घूम रहा है। तो इसके लिए आप क्या लिखोगे? बोले सर g m1 m2 बटे r² बराबर स्मॉल एम आर ओमेगा स्क्वायर। बोले ओमेगा क्यों ले लिया आपने? मैंने कहा भाई वो मुझे टाइम पीरियड का रेशियो जानना चाह रहा है,
तो एमबी स्क्वायर बाई आर नहीं करूंगा, मैं एमआर ओमेगा स्क्वायर करूंगा। ठीक है सर जी, तो इसको लिख लिया ओमेगा 1। इनसे बाद में निपटेंगे सालों से, ये परेशान करेंगे तुझे बहुत, इनसे बाद में निपटेंगे, पहले हमारा आंसर निकाल लें हम। ठीक है सर, तो यहां से ओमेगा 1 स्क्वायर बड़े आराम से तो निकाल सकता है सर जी एम बटे आर क्यू। एम से एम कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, दूसरे केस में क्या हुआ, अब मैं सेकंड केस को यही समझा देता हूं। दूसरे केस में क्या हुआ कि एक जबरदस्ती की एक और हम लोगों ने पोटेंशियल एनर्जी, मतलब जबरदस्ती की फील्ड लगा दी हम लोगों ने, जिसकी वजह से पोटेंशियल एनर्जी इतना है। तो भाई क्लास में कई बार बताया मैंने, पोटेंशियल एनर्जी दे रखी हो ना, टेंशन मतलब डिफरेंशिएट करके इक्वल टू, समझ रहा है ना, माइनस लगा के फोर्स निकाल ले, जीरो नहीं करना है। ठीक है, फिर इक्विलिब्रियम की पोजीशन आ जाती है। क्या बोला मैंने, इसको डिफरेंशिएट, अगर पोटेंशियल एनर्जी को डिफरेंशिएट करोगे प्रॉपर माइनस साइन लगा के, तो फोर्स पता चल जाएगा। दैट मींस आपको एक बात और पता चल गई, इसको डिफरेंशिएट करूंगा तो एक एक्स्ट्रा फोर्स जो लग रहा है द्वारा फील्ड की वजह से, आपने फील्ड अप्लाई कर दी, ठीक, तो वो फोर्स क्या आएगा सर, इसको डिफरेंशिएट ही तो करना है सर, एम अल्फा 1 आर क्यू का डिफरेंशिएशन -3 इंटू आर की पावर 4। ठीक है, फोर्स निगेटिव आ गया, इसका मतलब टुवार्ड्स सेंटर की तरफ लग रहा है। तो अगर यही सवाल मैं आपको कराता वहां पे पोटेंशियल एनर्जी, जब 11वीं क्लास वर्क एनर्जी पढ़ते हैं, तब तो तुम में काफी बच्चे कहते हैं क्या सिंपल सिंपल सवाल करा रहे हो सर, एक फोर्स और लगा दिया तो क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी देके फोर्स निकलवा रहे हो, इतना सिंपल सवाल है, डिफरेंशिएशन करवा रहे हो बस। लेकिन ये उतना ही सिंपल है, बस एक एक्स्ट्रा फोर्स और दे दिया, पोटेंशियल एनर्जी दे दी, दैट मींस एक एक्स्ट्रा फोर्स और आ गया है। और आई थिंक इसके बाद आपका जो है क्वेश्चन बड़े ही आराम से तुम्हारा सॉल्व हो जाएगा। उसने क्या पूछा, एक बार चेक कर लेते हैं, इसकी डायरेक्शन वगैरह देख लेते हैं, कहीं कुछ लफड़ा ना हो। देखो भैया, पार्टिकल सब्जेक्ट टू एडिशनल सेंट्रल फोर्स करस्पॉन्डिंग टू द पोटेंशियल एनर्जी इतना, वेयर अल्फा इज ए पॉजिटिव कांस्टेंट, तो ये जो फोर्स आया वो नेगेटिव आ गया है, एंड सुटेबल डायमेंशन आर इज द डिस्टेंस ऑफ फ्रॉम द सेंटर ऑफ द ऑर्बिट। वो वही चीज को एक्सप्लेन कर रहा है कि जो आर है वो डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द ऑर्बिट है। ठीक, तो कुल मिला के भैया सीधी सी बात यह है कि सर अब दूसरे केस में एक फोर्स तो लग रहा होगा इधर Gm1m2 बाई आर स्क्वायर, अब दूसरा लग रहा होगा मास इंटू ग्रेविटेशनल फील्ड, एक और एक्स्ट्रा फोर्स। बोले किधर लग रहा होगा, बोले सर जिधर फील्ड होगी। तो जो फील्ड आई है सर, ये जो आई है फील्ड, एक मिनट, हाँ एक मिनट रुक भैया, एक मिनट रुक जा, इसके डिफरेंशिएशन माइनस आएगा और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। मैं हमेशा बच्चों बोलता हूं माइनस नहीं भूलना है, माइनस नहीं भूलना, मैं खुद ही भूल गया लेकिन इस सवाल में भूल भी जाते ना तो भी आंसर मैच कर जाता। ठीक है, फिर भी आंसर मैच कर जाता है। सवाल ऐसा था, अगर आप माइनस भूल भी जाते तो भी आंसर मैच कर जाता। देख, इसको डिफरेंशिएट करेगा, एक माइनस आएगा और एक डेफिनेशन का माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस हो गया। तो ये जो भी फोर्स आया है ये पॉजिटिव, दैट मींस आगे की तरफ लग रहा है। बोले कितना, बोले 3m अल्फा बटे आर की पावर 4। अब ये गोल गोल घूम रहा है, सेंटर की तरफ वाला फोर्स माने दूर की तरफ, ये दोनों मिलकर सेंटीमीटर फोर्स दे देंगे। दैट मींस आप लिखोगे Gm1m2 बटे आर स्क्वायर -3m अल्फा बटे आर की पावर 4 इक्वल टू mr ओमेगा 2 स्क्वायर। खत्म कहानी, बात समझ में आ गई। इसके बाद अगर अपन सॉल्व करेंगे तो देख m कैंसिल आउट हो जाएगा, ये r से हटा दे, ये r की पावर 5 हो जाएगा और ये r की पावर 3 हो जाएगा। उसने पूछा है t फाइनल माइनस टी इनिशियल का स्क्वायर बटे
टी फाइनल का स्क्वायर। दैट मींस 1 माइनस टी इनिशियल का स्क्वायर बटे टी फाइनल का स्क्वायर। दैट मींस इसको आप लिख सकते हो 1 माइनस ओमेगा फाइनल बटे ओमेगा इनिशियल का होल स्क्वायर। यहां से आप ओमेगा फाइनल निकाल लीजिए, ये ओमेगा देख बहुत आसान है, देख जीएम बटे आर क्यू मैंने कॉमन ले लिया, ये आ जाएगा 1 माइनस 3 अल्फा बटे आर की पावर 5 आर की पावर 2 जीएम बराबर ओमेगा 2 स्क्वायर। ये ओमेगा 1 स्क्वायर आ गया, ये वाला वैल्यू पुट कर दे और इसको उधर लेके चला जा। अब तो सॉल्व भी हो गया यार, कुछ बचा ही नहीं यार। देख ये ओमेगा 1 स्क्वायर आ गया, ये उधर चला जाएगा, ओमेगा 2 का स्क्वायर बटे ओमेगा 1 का स्क्वायर आ गया और ये 1 है। ठीक, तो 1 माइनस ये पूरा तामझाम 1 माइनस 3 अल्फा बटे आर स्क्वायर जीएम। कोई कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई तो प्लीज देख लीजिएगा। तो यहां से 1 से 1 कैंसिल आउट, आंसर कुछ 3 के आसपास जाएगा। मुझे लग रहा है ए ऑप्शन आपका यहां पर मैच कर जाएगा। सिंपल सवाल है, पार्टिकल गोल गोल घूम रहा है, सेंट्रीपिटल फोर्स किसने दिया? GM1m2/r स्क्वायर। एक दूसरी फील्ड लगा दी, फील्ड लगा दी मतलब एक और फोर्स दे दिया, सेंटर की तरफ ही लग रहा है या उसके अपोजिट लग रहा है, वो हमने देख लिया। ठीक, बोले सर इसके बाद बोले अब सेंट्रीपिटल फोर्स कौन देगा? बोले दोनों का रिजल्टेंट। अब किसी बच्चे ने अगर सपोज ये प्लस माइनस की गलती कर दी तो ये प्लस आ जाता, उसने फोर्स इधर देने के बाद इधर मान लिया सपोज थोड़ी देर के लिए, तो प्लस आ जाता है, तो ये भी प्लस आ जाता, तो ये बीच में प्लस आता तो ये भी प्लस आ जाता, तो फाइनल आंसर निगेटिव आ जाता। लेकिन डाटा में जो एग्जैक्ट डाटा है वो मैच कर जाता, तो वो गलत नहीं होता सवाल, मतलब वो बच्चा सही करके आ जाता। इसलिए आप ये मत सोचिएगा कि सर इधर लगाए गलती कर दी, तो अब गलती कर दी होती तो आंसर तेरा -3 अल्फा जीएम बटे आर स्क्वायर आ जाता। ठीक, क्वेश्चन तेरा फिर भी ठीक होता, 3 नंबर तेरे फोकट के थे। यहां से नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। इसके बाद फिर कुछ क्वेश्चंस और थे मेरे भाई, जैसे कि एक सवाल ये हो गया है। ठीक है, मैं ये काउंट नहीं कर रहा हूं, मैं पहले बोल देता हूं मैं ये काउंट नहीं कर रहा हूं, लेकिन क्लास का कोई एक भी अच्छा बच्चा होगा तो वो ये सवाल कर लेगा। मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन का सवाल था। जैसे हम लोग इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट के लिए बोलते थे कि इसको यहां पे छोड़ दिया, जब यहां पहुंचेगा तो मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन में सवाल किया करते थे, इनिशियल पोटेंशियल प्लस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, फाइनल पोटेंशियल फाइनल काइनेटिक एनर्जी। इन ए सिमिलर मैटर यहां पर मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है, अंतर केवल इतना सा, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट में हम लोग देखते थे पोटेंशियल एनर्जी होता था -p.v, तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होता था -m.v। उसी प्रकार से उसने पूछ लिया इस सवाल में कि भाई साहब मैग्नेटिक फील्ड लगा दी, बस यहां पर पोटेंशियल एनर्जी के 2 टर्म आ जाएंगे, एक m.v वाला माइनस लगा के और एक mgh वाला। मैं काउंट नहीं कर रहा हूं, मैं मान के चलता हूं ये सवाल समझने में करने में उस टाइम पे नहीं होगा, लेकिन इससे कोई क्लास का बाकी कोई अच्छा बच्चा होगा जिसने सारी क्लास अटेंड करी होगी, जिसने मॉड्यूल भी लगाए होंगे, खूब सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करे होंगे, उस बच्चे को सवाल क्रैक कर गया होगा। इस प्रकार से हमें थोड़ा सा सवाल ये करना था। खैर मैं इसको काउंट नहीं कर रहा, वरना आप बोलोगे सर आप इसी को काउंट कर रहे हो, मैं इसको भी काउंट नहीं कर रहा। कह रहा है मैक्सिमम स्पीड बता दो फ्रिंज की, पता ना क्या होगी, भाड़ में गई, मैं इसको भी काउंट नहीं कर रहा। ऑल दो इससे मिलता जुलता सवाल हमने किया था, लेकिन ये एग्जैक्टली मिलता जुलता नहीं है, ये सवाल थोड़ा सा डिफरेंट है, इसकी मैथमेटिक्स थोड़ी सी टफ होगी, लेकिन मैं इसको भी काउंट नहीं कर रहा हूं। ठीक, ये 3 सवाल 4 सवाल नहीं काउंट कर रहा हूं मैं। इसके बाद नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। एक छोटा सवाल ये है, ये हमारा क्लास नोट जैसा ही सवाल था, इस पे बेस क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराई थी। जब मैंने प्रिज्म बोला था, मैंने हमेशा प्रिज्म बोला था कि भाई साहब फर्स्ट रिफ्लेक्टिंग सरफेस, सेकंड रिफ्लेक्टिव सरफेस में आप स्नेल्स लॉ बढ़िया तरीके से लगाना सीखो। सवाल में ये कहना चाह रहा है, ध्यान से देखो, बोले भैया इसका म्यू उसने दे दिया, इसका म्यू दे दिया P1 √3/2 √3/√2 और इसका म्यू उसने दे दिया √3, और उसने बोला कि 2 इक्विलेटरल ट्रायंगुलर प्रिज्म P1 buta kept with their sides parallel to each other in vacuum as shown in the diagram, the light ray enter prism P1 at the angle of incident theta, बोले भैया इसके अंदर घुस गई थीटा पे, such that outgoing rays undergo minimum deviation in P2। भैया P2 में मिनिमम डेविएशन हुआ है, तो इसका मतलब मिनिमम डेविएशन हुआ है, तो R2 की R1 R2 की वैल्यू A के बराबर हो जाएगी, और A कितना है 60 डिग्री, इक्विलेटरल एंगल है, तो R1 कितना हो जाएगा 30 डिग्री, R2 कितना हो जाएगा 30 डिग्री। तो इसका मतलब अगर मैं इसको थोड़ा सा चिपका के बना लूं डायग्राम, क्योंकि गैप बहुत ही कम है, तो आप ये समझ गए हो, ये लाइट यहां से गई है, यहां से जैसे जैसे यहां घुसी होगी, ये सपोज नॉर्मल हो गया, तो मुझे ये 30 डिग्री पता चल गया R1, बिना पेन चलाए, साफ साफ क्लास में खूब प्रैक्टिस कराई है कि भैया मिनिमम डेविएशन R1 R2 की वैल्यू क्या होती है, A/2 की वैल्यू A/2 होती है। अब सर ये बताओ तो ये कितने एंगल पे गया होगा? सिंपल स्नेल्स लॉ लगाना है भाई साहब यहां पर। कैसे? बोले सर μ1 इंटू साइन आई, ये वाला एंगल मान के चलो सपोज थोड़ी देर के लिए, दूसरे के लिए ये R2 हो जाएगा, पहले प्रिज्म के लिए वो R2 हो जाएगा, जिन बच्चों ने प्रिज्म पढ़ा वो समझ गए होंगे। μ1 इंटू साइन आई बराबर μ2 इंटू साइन उधर वाला R, दैट मींस 30, √3 कैंसिल आउट, साइन 30 हाफ होता है, R की वैल्यू निकल गई 45 डिग्री। इसका मतलब ये 45 है, तो पहले प्रिज्म के लिए R1 कितना हो जाएगा? पहले प्रिज्म के लिए R1 कितना हो जाएगा? A माइनस R2, A कितना है 60, R2 कितना है 45, तो R1 कितना हो गया 15 डिग्री। सिंपल क्लास वाले सवाल हो गए जो हमने क्लास में किए थे कि भाई अब ये जब इधर से निकली है तो 15 डिग्री है,
तो बता दे थीटा की वैल्यू क्या होगी। तुम कहोगे यहां स्नेल लगा दो, 1 इंटू साइन थीटा बराबर यहां का म्यू इंटू साइन 15 डिग्री। बस सवाल में यही था, वो यही चीज पूछना चाह रहा था। √3/√2 सर पाई बाई बीटा कह रहा है, हमारा तो 15 आया, तो 15 को हम लिखेंगे पाई बटे 12, पाई बीटा, बीटा इज 12। सिंपल सवाल, आई थिंक स्कोरिंग क्वेश्चन था। जिन बच्चों ने प्रिज्म के सवाल क्लास में करे हैं, मैं उनको हमेशा बोला था कि प्रिज्म के सवालों में ज्यादातर हमें स्नेल्स लॉ लगाना आना चाहिए। पहले रिफ्रैक्टिंग सरफेस पे, दूसरे रिफ्रैक्टिंग सरफेस पे कैसे लगाते हैं। इस सवाल में यही गेम खेल दिया, बस 2 प्रिज्म दे दिए और दूसरे प्रिज्म की कहानी आसान कर दी, ये बोल के कि उसका R2 30 है और R1 भी 30 है। ठीक है, R1 R2 जो बच्चों ने प्रिज्म पढ़ा वो समझ गए होंगे। इसका मतलब जब पहले से दूसरे में लाइट घुस रही होगी तो मुझे ये एंगल पता चल गया 30 है, और मुझे म्यू दे रखा है, इसका मतलब यहां पहले प्रिज्म का R2 पता चल जाएगा और A में से घटाऊंगा तो पहले प्रिज्म का R1 पता चल जाएगा। खत्म सवाल। ये सवाल है, सवाल आसान ही है, सवाल मुश्किल नहीं है। ठीक है, सवाल में कुछ नहीं करना था, बस इसने ऐसा बोल, मैं सवाल को समझा देता हूं तो क्या है। बोला एक बबल है, बाहर का एटमॉस्फेयर P0 है, अंदर का एक्सेस प्रेशर उसने 144 दे दिया। इसका मतलब अंदर जो प्रेशर होता है 4s/r ज्यादा होता है सॉफ्ट बबल के केस में। तो बाहर प्रेशर है P0, अंदर है P0 + 144। तो जो 4s/r आया उसकी वैल्यू कितनी आ गई 144, पहली इक्वेशन। अब उसने बोला इस सवाल में कि भाई साहब हमने टेम्परेचर कांस्टेंट रखा और बाहर के प्रेशर को कुछ चेंज किया उसने, सो दैट चैम्बर प्रेशर रिड्यूस टू इतना। उसने बोला हमने बाहर के प्रेशर को चेंज कर दिया। कोई बात नहीं भाई, तुमने बाहर के प्रेशर को कितना भी रख दिया हो, समझ मारी बात। अब उसने बोला रेडियस चेंज हो गई है, तो मैंने कहा अब टेम्परेचर भी कांस्टेंट है। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो सॉफ्ट बबल के लिए पी भी बराबर कांस्टेंट कर सकते हैं, P1 B1 बराबर P2 B2। प्रेशर इनिशियल सॉफ्ट बबल का रखो, इनिशियल वॉल्यूम 4/3 पाई r क्यू रखो, P फाइनल इंटू V फाइनल, P फाइनल उसने दे ही रखा है यहां पर। तो कुल मिलाकर जैसे आप इन दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो हमें पता चल जाएगा एक्सेस प्रेशर। वो एक्सेस प्रेशर की वैल्यू हमें किसके बराबर करनी है 4s/r, जो r नया वाला r होगा। इन्हीं क्वेश्चन को सॉल्व करके ये सवाल होता है, बहुत आसान सवाल, लेकिन मैं इसको काउंट नहीं कर रहा हूं, मैं इसको काउंट नहीं कर रहा हूं। जब मैं इस सवाल को वीडियो में डिस्कस करूंगा तो आप देखिएगा, सुकून से डिस्कस करूंगा इस सवाल को मैं, आप देखेंगे आपको सीखने के लिए बहुत कुछ मिलेगा। सवाल आई थिंक एक अच्छा बच्चा इस सवाल को कर लेगा, अच्छा बच्चा तो कर लेगा, लेकिन एक एवरेज बच्चा, मीडियम बच्चा या बिलो एवरेज बच्चा वो एग्जामिनेशन प्रेशर में अगर नहीं सोच पा रहा है तो भाई मैं इसको काउंट नहीं कर रहा, नहीं कर रहा। अब मैं वापस चलता हूं उन सवालों पे जो क्लास नोट्स भेज रहे हैं, जो होने वाले सवाल थे, जिन पे मैं हमेशा बोलता आया हूं कि वो सवाल आपसे गलत नहीं होने चाहिए, वो सवाल को काउंट करते हैं। आ जाओ भाई। ओके सर, ये काउंट नहीं, हम नहीं कर रहे काउंट, हम नहीं कर रहे काउंट, इसको भी नहीं कर रहे। 3 नंबर 7, सिंपल सवाल है। ये कितने का था? 3 का था। 10, बहुत आसान सवाल, 10 4 14 होने वाला सवाल था। 18 क्लास नोट्स बेस। 22 सिंपल नीट लेवल का सवाल। 26 ये 3 नंबर फोकट के थे। 26 29 ये भी क्लास का सवाल है। 29 3 29 4 33 ये भी आया हुआ है। 33 4 33 ये सॉरी 3 का है। 36 ये 4 नंबर का सवाल है। 40 44 भैया ये आ गया आपके 44 पेपर 2 में। दोनों को जोड़ोगे तकरीबन 89 मार्क्स आप, 89 मार्क्स आप जेईई एडवांस में क्लास नोट्स, क्लास कंटेंट, क्लास के डिस्कशन, क्लास की नॉलेज के आधार पर आप कर सकते थे। दिस इज द रियलिटी। मैंने यहां पे दिखा दिया है। काफी सारे क्वेश्चंस एज इट इज क्लास के आए हुए हैं, वो भी मैंने आपको दिखा दिया है। थोड़ा वो डाटा चेंज हो सकता है भैया, जेईई एडवांस का पेपर है, मेंस का या नीट का थोड़ा ना कि आपका डाटा भी मैच कर जाएगा। लेकिन ये देखा कोई बच्चा अगर सिंसियर तरीके से किसी बच्चे ने क्लास अटेंड करी है, सारी क्लास अटेंड करी है, चाहे वो डिस्कशन क्लास हो, चाहे वो कोई सी पीवाईक्यू सेशन हो, कोई भी क्लास हो, जो भी बच्चे ने क्लास अटेंड करी है, बढ़िया तरीके से मेरी जुबान से निकला एक एक वर्ड को उसने फॉलो किया है और क्लास में अटेंटिव होकर क्लास। आपने देखा होगा कभी कभी ऐसा भी होता है कि मैं कोई चीज समझा के निकल गया, ऐसे करते हैं तो सवाल कैसे सॉल्व होगा, ऐसे करते हैं तो कैसे सॉल्व होगा, इस प्रकार से भी सवाल। अब वो सारे सवाल में क्लास कॉपी में नहीं लिखवा सकता, लेकिन उसके लिए आपकी प्रेजेंस ऑफ माइंड की आवश्यकता है कि क्या आप वो चीजें सुन रहे हो नहीं सुन रहे हो। और अगर आप वो चीज सुन रहे हो तो भैया आप देख सकते हो कि इसमें से 89 नंबर आप मेरे हिसाब से यहां से क्वेश्चन में ओनली फिजिक्स में आप निकाल सकते थे। कोई अगर अच्छा बच्चा होगा वो 2-3 सवाल और खींच सकता है, कहीं ना कहीं से 2-3 सवाल और खींच लिया तो 100 तक भी जा सकता है। तो अगर मैं मान के चलूं कि एक एवरेज बच्चा है जिसने अपनी कैलकुलेशन पे पूरा काम किया है बढ़िया तरीके से, वो कैलकुलेशन गलत नहीं करता है, तो वो 89 मार्क्स बहुत इजीली यहां से खींच लेगा। 89 का मतलब अगर मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दूं ना बेटा, 270 मार्क्स अगर आप ले आए ना जी एडवांस में, आपकी 200 के आसपास 100 के आसपास रैंक आ जाएगी। हो सकता है टॉप 100 में रैंक आ जाए ऑन द बेसिस ऑफ
क्लास नोट्स। और ये इट इज ए वेरी, ये एक टाइट स्लैब है उन लोगों पे जो लोग पीडब्ल्यू के कंटेंट पे डाउट करते हैं और इधर उधर नेगेटिविटी फैलाते हैं। अब तेरे सामने सच है बेटा, सारी चीजें तेरे सामने हैं, क्लास के स्क्रीनशॉट वगैरह भी मैंने लगा के दिखा दिए हैं। क्लास नोट्स बेसिस पर आप इतने मार्क्स स्कोर कर सकते थे। क्लास नोट्स का मतलब ओनली क्लास नोट्स नहीं होता है। क्लास नोट्स का मतलब ये भी होता है कोई मैं डिस्कशन कर रहा हूं, कुछ मैं होमवर्क दिया जिसको मैं डिस्कशन कर रहा हूं, कोई मैंने पीवाईक्यू सेशन लिया, वो भी उसी का ही पार्ट है। तो क्यों कहीं ना कहीं वो आपको उस पर्टिकुलर चैप्टर से अंडरस्टैंडिंग डेवलप करवाता है ताकि आप सवालों के साथ बहुत आसानी से फेमिलियर हो सके। तो अब तो खुद देख ले भाई साहब, अब 89 में कोई बच्चा 80 भी कर लेगा ना बेटा, 80 भी उसने कर लिया, 80 के रेशियो में भी वो सवाल करके आ गया फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में, तो भी उसकी रैंक 300-400 के आसपास आ जाएगी ऑल इंडिया रैंक। 80 छोड़ किसी ने 70 भी कर लिए, ठीक है, तो भी उसकी रैंक 1000 के अंदर आ जाएगी। किसी ने 60 भी कर लिए, कोई बच्चा इसमें 60 सवाल करके 60 मार्क्स लेके आ जा रहा है। सोच मैंने कितना रिड्यूस कर दिया यहां पर, 90 मार्क्स से सीधा मैं 60 पर आ गया। आप में से काफी बच्चे ऐसे भी होंगे जो 60 स्कोर कर दिए होंगे। 60 जैसे ही आप 180 कर दोगे, 180 पे आपकी 1200 के आसपास ऑल इंडिया रैंक आ जाएगी। और अगर सपोज कोई बच्चा 60 भी नहीं कर पाया, वो 50 भी कर लिया, 50 150 पे भी आपको आपका ड्रीम कॉलेज आईआईटी मिल जाएगा 3000 से 4000 रैंक के बीच में। और कोई बच्चा बिल्कुल ही है, मतलब उसने बस केवल उतना करा है जितना क्लास में करा है, उतना करके आ गया ठीक से, बिना कोई, वैसे तो ऑलमोस्ट सारा ही आया है क्लास नोट से ही, लेकिन बहुत बस केवल आसान सवाल ही करके आ गया, बहुत ही आसान सवाल करके आ गया, तो वो 40 मार्क्स तो बड़ी आसानी से स्कोर कर सकता है। आपने देखा सारे पेपर को, यहां पर 40 भी उसने कर दिए, 40 120 में तुम्हारा जेईई में सिलेक्शन तो हो जाएगा, कोई ना कोई कॉलेज आपको आईआईटी का मिल जरूर जाएगा। एंड दिस इज द पावर ऑफ पीडब्ल्यू। अब बोलो पता है इसमें काफी सारे सवाल ऐसे थे जो हम एज ए टीचर जब क्लास में करवाते हैं ना, तो बच्चा करवाने नहीं देता है। कौन बच्चा? स्पैमर्स। कौन बच्चा? वो जो अपनी बातों को इधर उधर की लोगों की बातों में आ जाता है। कौन? वो बच्चा जो टफ सवाल को समझता है कि यही जेईई एडवांस है। बेवकूफ होता है वो, महा बेवकूफ होता है वो, खुद तो बेवकूफ है ही, वो बाकी निगेटिविटी फैला के बाकी बच्चों को भी डाइवर्ट करता है। तो बाकी बच्चे ऐसे यूट्यूब पे ज्ञान खेलने वाले लोगों से दूर रहें बेटा, दूर रहें, वो आपको डाइवर्ट कर देंगे। खुद देख ले, पेपर मैंने दिखा दिया तुझे, 70% पेपर आसान है, और आसान और मीडियम है, होने वाला सवाल है। तुमने इतना ही कर लिया। जब ये सवाल हम क्लास में करवाते तो बच्चा कहता है सर ये तो आसान है, ये क्या करा रहे हो, तो बोर्ड लेवल है, ये तो फलाना है, तो ढिंकाना है। वो सब स्टाइल मार रहा होता है। सही बात ही है, स्टाइल मतलब वो अपने आप को दिखा रहा होता है कि वो ओपी है, ठीक। और जब ये सवाल आए तो उससे बने नहीं होंगे सवाल। लेकिन एक सिंसियर बच्चा जो क्लास में बढ़िया तरीके से नोट्स, बढ़िया तरीके से मतलब क्लास को फॉलो करता है, एक एक बात को ध्यान से सुनता है, क्वेश्चन की प्रैक्टिस करता है, वो डेफिनेटली 90 मार्क्स से यहां पर खींच के निकालेगा। 90 नहीं तो 80 तो निकाल ही लेगा। अब 80 नहीं तो 60 तो निकाल ही लेगा यार, ठीक है। 40 भी निकाल लिया तो भी इसका आईटी में सिलेक्शन हो गया। क्लियर है? चलो मिलते हैं फिर डिटेल सॉल्यूशन के साथ। टेक केयर।